बैक टू ऑल ऑफ यू एट वन शॉट यूजी क्लासेस। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स, जिस BRL 113। ठीक है, एज यू ऑल नो इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस लॉ, जो 2 वीडियो मैंने डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जो आपने देखी भी होंगी एंड उसके नोट्स भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए थे। आधा पेपर जो है आपका उसी में से उठकर आया है, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसी तरीके से ये वीडियो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे बाहर आपका पेपर आने ही नहीं वाला। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें, एंड तक देखें, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आती हूँ वो सभी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाती हूँ, जो कि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत के बाद जाके बनती है। सो आई होप कि आप मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और एक कम्युनिटी को बिल्ड करने में हमारा साथ देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपकमिंग एग्जाम्स की आपसे मिस ना हो। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो मिस ना हो तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स के बारे में, कि बिजनेस एथिक क्या है, इसकी डेफिनेशन बताएं, कंसेप्ट क्या होता है, इसकी फीचर्स क्या है, स्कोप, मतलब ओवरऑल हमें बिजनेस एथिक के बारे में बताना है कि बिजनेस एथिक्स होते क्या हैं। एंड साथ साथ हमें बताना है कि सोशल कल्चर फैक्टर्स जो है कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एथिक को डिटेल में, एंड इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एथिक को डिटेल में। ठीक है, एंड थ्योरिकल अप्रोच बतानी है जो कि बिजनेस एथिक्स में होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज के डायनामिक और कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट से मेजर नहीं की जाती, बल्कि एथिकल जो है उसको कंडक्ट भी करती है। यानी बिजनेस एथिक्स जो है वो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को गाइड करते हैं, ताकि वो सभी स्टेक होल्डर्स और सिक्योर एंड सोसाइटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स का मतलब है मॉरल और प्रिंसिपल वैल्यूज से किसी इंडिविजुअल की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बिहेवियर को कंट्रोल करना। ये हमें राइट्स और रॉन्ग, गुड और बैड के बीच में डिफरेंस समझाने में हेल्प करती है। अब समझते हैं बिजनेस एथिक्स क्या है। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब है बिजनेस डिसीजन और एक्शंस में मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यू का यूज़ करना। क्या कहलाता है? बिजनेस एथिक्स कहलाता है। इसका पर्पस है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में फेयर, ऑनेस्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबल वे में कंडक्ट की जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स की। तो यहाँ पे मैं आपको किसी तरीके की भी कोई रीडिंग करके नहीं बता रही हूँ, सीधा मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। नोट्स को रीड करने का काम आपका है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको जो है PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको PDF को डाउनलोड करना है। तो चलिए वापस से आते हैं अपने कंसेप्ट पे, बिजनेस एथिक्स पे। तो बिजनेस एथिक्स एक एथिकल क्या है? प्रिंसिपल, मॉरल है, मॉरल वैल्यू है, और एक स्टैंडर्ड है स्टडी का, जिसमें बिजनेसेस और वर्कशॉप में इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड किया जाता है। ये डिसीजन मेकिंग में सही काम करने में, स्टेक होल्डर्स के साथ डील करने में, लीगल रूल्स फॉलो करने में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने पे फोकस करता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वैल्यू बेस्ड, यानी जो बिजनेस एथिक्स है वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस और रिस्पेक्ट जैसे मॉरल को ज़्यादा वैल्यू देता है, उसके बेस्ड पे ही होता है। देन सेकंड यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी ये सभी जो टाइप्स हैं बिजनेस के, सभी पे क्या होता है? एप्लीकेबल है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। देन थर्ड यहाँ पे बियॉन्ड लो, यानी जो बिजनेस एथिक्स है उसका सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट तक जो है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बल्कि जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी फॉलो करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेक होल्डर्स ओरिएंटेड, यानी ये सभी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे ओनर्स हो गए, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, और जो सोसाइटी के इंटरेस्ट होते हैं और जो वेलफेयर को कंसिडर करते हैं। ठीक है। देन फिफ्थ यहाँ पे डायनामिक इन नेचर, एथिक्स टाइम, कल्चर और सोसाइटी के चेंज के साथ चेंज होता रहता है। देन सिक्स्थ यहाँ पे गाइड फॉर डिसीजन, यानी ये बिजनेस को एथिकल और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ये क्या था? ये सारे फीचर्स थे बिजनेस एथिक्स के। अब यहाँ हम समझते हैं कि बिजनेस एथिक का स्कोप क्या है। तो बिजनेस एथिक जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ के हर एरिया और हर लेवल को कवर करती है। यानी ये ओनर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर और सोसाइटी के सब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सब पे क्या करता है? ये अप्लाई होता है। इसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग जैसे एरिया सब इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट और गुड इमेज बिल्ड करती है। ये एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी और मॉरल इंप्रूव करती है, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन को बढ़ाती है। ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ में हेल्प करती है, एंड ये लीगल प्रॉब्लम, पेनल्टीज को अवॉइड करने में मदद करती है, यानी साथ ही सोशल वेलफेयर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। देन अब बात करते हैं हाउ बिजनेस एथिक्स सपोर्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
यानी किस तरीके से जो बिजनेस एथिक्स है वो सपोर्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है और जो ब्रांड वैल्यू है वो क्या करता है, ये बिजनेस एथिक इंप्रूव करती है। एम्प्लॉय की जो कमिटमेंट है और प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाती है। स्टेक होल्डर की जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बनाती है। एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंश्योर करती है। एंड लीगल रिस्क और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करती है, दूर करती है। तो एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस गुडविल और ट्रस्ट अर्न करना जो है इसके अंदर होता है, जो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी साथ साथ देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इन रिटेल सेक्टर। किस तरीके से यहाँ पे जो एथिक्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं रिटेल सेक्टर में। तो रिटेल सेक्टर में एथिक्स की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट में होते हैं। एथिकल प्रैक्टिस क्या करते हैं, कस्टमर के साथ ट्रस्ट और जो ब्रांड लॉयल्टी है उसको बिल्ड करती है। आज की कंज्यूमर एथिकल्स प्रोडक्ट्स और सर्विस को इंपॉर्टेंस देते हैं। ई कॉमर्स और डिजिटल रिटेलिंग में ट्रांसपेरेंसी और डेटा एथिक्स की बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत बढ़ गई है। सो रिस्पॉन्सिबल रिटेलिंग जो है वो फेयर ट्रेड, लेबर राइट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की इंप्रूवमेंट करती है। एंड एथिकल बिहेवियर रिटेल मार्केट में लॉन्ग टर्म के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे 9 सोशियो कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स इन रिटेल, यानी किस तरीके से सोशियो कल्चरल जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स को रिटेल के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कल्चर एंड ट्रेडिशन की। तो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। देन फिर आता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो ज़्यादा अवेयरनेस एथिकल बिहेवियर को क्या करती है, प्रमोट करती है। देन फिर आता है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है बिजनेस एथिक्स को क्या करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है। देन फिर आता है रिलीजन्स एंड बिलीव्स, यानी जो रिलीजन्स है, जो रिलीजियस टीचिंग है, मॉरल बिहेवियर है, वो क्या करते हैं, गाइड करती हैं हमें। देन फिर आता है डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी। तो डिफरेंट एज, जेंडर, लाइफस्टाइल प्रेफरेंस एथिकल डिसीजंस को क्या करती हैं, अफेक्ट करते हैं। देन अब बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स इन रिटेल, यानी किस तरीके से जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिजनेस एथिकल रिटेल को, जिसमें सबसे पहले आता है प्रॉफिट प्रेशर, यानी कंपटीशन और प्रॉफिट गोल कभी कभी क्या होता है, अनएथिकल प्रैक्टिस को इनकरेज कर सकता है। देन दूसरा आता है मार्केट कंपटीशन। हाई कंपटीशन क्या करता है, मिसलीड करता है एडवर्टाइजमेंट्स और अनफेयर प्राइसिंग को, जो क्या करता है, ये इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है, मार्केट कंपटीशन। देन फिर आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड लॉज, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, रेगुलेशंस एथिकल बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देन फिर है कंज्यूमर इनकम एंड स्पेंडिंग पावर। कंज्यूमर की इनकम, उनकी एक्सपेक्टेशन एथिकल चॉइस को क्या करती है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। देन फिर है ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबल मार्केट से जो इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ाता है। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू बिजनेस एथिक्स, यानी कौन कौन से थ्योरेटिकल अप्रोचेस है बिजनेस एथिक्स में, जिसमें सबसे पहले आता है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी इक्विटलिज्म। इस अप्रोच में एक्शन के रिजल्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सही एक्शन वो होता है जो मैक्सिमम लोगों को क्या करता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस देता है। फॉर एग्जाम्पल क्राइसिस के टाइम जो एसेंशियल गुड्स है उनकी प्राइस को रिड्यूस कर देना। इससे क्या होगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्राइसिस के टाइम पे ज़्यादा महंगी चीज़ों को, ज़्यादा महंगे गुड्स को, क्या होगा, उनको थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा उन्हें, ठीक है। दूसरा आता है डियोनोटोलॉजी, यानी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, यानी इस ड्यूटी में रूल्स और ऑब्लिगेशन पर फोकस होता है। सही काम वो है जो मॉरल रूल्स के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जांपल रिटेलर ऑनेस्टी बिलिंग और फेयर प्रैक्टिस फॉलो करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो अपनी ड्यूटी कर रहा है वो जहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी को रूल्स और ऑब्लिगेशन पे फोकस करके कर रहा है। अब बात करते हैं वर्च्यू एथिक्स, यानी इसमें पर्सन के कैरेक्टर और वर्च्यूअस पर फोकस होता है। एक अच्छा पर्सन ऑनेस्ट, फेयर, काइंड और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल मैनेजर कस्टमर और एम्प्लॉय के साथ ऑनेस्टी से डील करता है, तो वो क्या है, यहाँ पे ऑनेस्ट है, फेयर है, काइंड है एंड रिस्पॉन्सिबल है। देन फोर्थ बात करते हैं यहाँ पे राइट बेस्ड अप्रोच, यानी इसमें इंडिविजुअल्स के राइट्स और डिग्निटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना, यानी कस्टमर के जो प्राइवेसी डेटा है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि मुझे डिग्निटी दे रहे हैं, उसकी डिग्निटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर आता है फिफ्थ यहाँ पे जस्टिस अप्रोच, यानी इसमें फेयरनेस और इक्वालिटी पर फोकस होता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को फेयर वेजेस देना और कस्टमर के लिए फेयर प्राइसिंग रखना, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पे इक्वालिटी हो रही है, फेयरनेस हो रही है। देन कंक्लूजन की बात करें, बिजनेस एथिक्स सिर्फ लीगल रूल्स फॉलो नहीं करता बल्कि मॉरल राइट्स पे भी काम करता है। रिटेल सेक्टर में एथिकल बिहेवियर, कस्टमर ट्रस्ट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, सोशल वेलफेयर और लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या करता है, ये सब चीज़ें वो लेकर आता है। एथिकल डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक जस्ट, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल बिजनेस बनाने में हेल्प करती है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो अब सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। कौन सी मतलब प्रोसेस बतानी है हमें यहाँ पे एथिकल डिसीजन मेकिंग की बिजनेस के अंदर, एंड डिस्कस करने हैं वो कॉमन एथिकल डिलेमास जो फेस करने पड़ते हैं मैनेजर को डे टू डे ऑपरेशन में, एंड सजेस्ट करते हैं कौन कौन सी चीज़ों से, कौन कौन से वे से इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है, उससे हमें सजेस्ट करना है। तो चलिए अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग बिजनेस सिचुएशन में राइट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने की एक प्रोसेस है। इसमें डिसीजन लेने के लिए मॉरल वैल्यूज, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, सभी जो स्टेक होल्डर है उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है। एक एथिकल डिसीजन का एम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि बिजनेस में ट्रस्ट, फेयरनेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस मेंटेन करना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे प्रोसेस समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, जिसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द एथिकल इशू, यानी सबसे पहले मैनेजर को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसे रिकॉग्नाइज करना होता है कि सिचुएशन में कोई भी एथिकल प्रॉब्लम या डिलेमा इन्वॉल्व है या नहीं। देन यानी हमें यहाँ समझना होता है कि डिसीजन लेने से किसके राइट्स, वैल्यूज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अफेक्ट हो सकती हैं या नहीं। देन स्टेप 2 की बात करते हैं, गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी इस स्टेप पे सिचुएशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। मैनेजर को फैक्ट समझने होते हैं और ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन स्टेक होल्डर के इशू से अफेक्ट हो सकता है या फिर हो रहा है। देन स्टेप 3 आते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, यानी इस स्टेज पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस को फाइंड किया जाता है। मैनेजर सोचता है कि कौन से एक्शन है जो लिए जा सकते हैं और उससे पॉसिबल रिजल्ट क्या होंगे। देन और है इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स एथिकल, यानी अब हर अल्टरनेटिव को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट किया जाता है। इसमें मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, लॉज और जो भी कंपनी पॉलिसीज होती है उनको कंसाइडेड किया जाता है। जो ऑप्शन सबसे फेयर और रिस्पॉन्सिबल होता है उसको चूज कर लिया जाता है। देन स्टेप 5 है मेक अ डिसीजन। इस स्टेप में जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, फाइनल डिसीजन लेता है। वो ऐसे ऑप्शन चूज करता है जो एथिकल और जस्टिफाई करने के लायक हो। देन अब बात करते हैं स्टेप 6 की, इंप्लीमेंट द डिसीजन, यानी अब डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करना होता है। मैनेजर जो है वो क्या डिसीजन करता है कि वो जो भी डिसीजन करता है उसको इनकरेज और कंसिस्टेंसी के साथ क्या करता है, अप्लाई करना होता है। 7th है यहाँ पे स्टेप है रिव्यू द आउटकम, यानी जो लास्ट स्टेप जो है वो डिसीजन के रिजल्ट को चेक किया जाता है उसमें, कि मैनेजर इवेलुएट करता है कि डिसीजन का जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ है, फ्यूचर डिसीजंस के लिए क्या इसमें लर्निंग मिली है। देन एथिकल डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट, फेयरनेस और लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या है, क्रिएट करती है। अब बात करते हैं कॉमन एथिकल डिलेमास जो कि फेस करने पड़ते हैं मैनेजर को डे टू डे लाइफ में, जिसमें सबसे पहला आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पर्सनल इंटरेस्ट जो है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अफेक्ट करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर किसी सप्लायर को रिकमेंड करता है जिसमें उसका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, अगर सॉल्व ना किया जाए तो बाइज्ड डिसीजंस, ट्रस्ट लॉस और लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे। एंड सेकंड है यहाँ पे ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यानी इसका मतलब है बिजनेस में सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ जो है दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना। कभी कभी मैनेजर पर प्रेशर होता है तो वो इन्फॉर्मेशन रिजल्ट को गलत प्रेजेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए सेल फिगर को मैनिपुलेट करना, इससे कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है और स्टेक होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वो डैमेज हो सकता है। देन थर्ड यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली, यानी कॉन्फिडेंशियली का मतलब होता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखना। कंपनी की जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज या शेयर जो है उसको नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कंपनी सीक्रेट को कॉम्पिटिटर्स को नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होगा, यहाँ से जो है मिसयूज हो सकता है, इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो सकती है। इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में जो है लॉस हो सकता है और लीगल एक्शन भी हो सकता है। देन फोर्थ आता है फेयरनेस एंड इक्वालिटी। बिजनेस डिसीजन में सबके साथ इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। बाइस, फेवरेटिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन क्या है यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से लेस क्वालिफाइड एम्प्लॉय को प्रमोट करना। फॉर मान लो कि किसी मैनेजर का कोई रिलेटिव है, वो उसकी कंपनी में आता है, वो इतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर, लेकिन उसको रख लिया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो क्या था, वहाँ पे उसका एक पर्सनल रिलेशनशिप था, वो उसका रिश्तेदार था, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, इस तरीके से। तो इससे वर्क प्लेस पे जो कन्फ्लिक्ट और लो मॉरल जो है वो क्रिएट होते हैं। अब फिफ्थ है विस्टल ब्लोइंग, यानी विस्टल ब्लोइंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉड या करप्शन को रिपोर्ट करना। अगर विशलिस्ट ब्लोइंग ना हो तो अनएथिकल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को विशलिस्ट ब्लोवर्स को रिलेशंस से प्रोटेक्ट करना चाहिए। सिक्स्थ है यहाँ पे यूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, यानी कंपनी रिसोर्सेज का पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करना भी क्या है, अनएथिकल होता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी व्हीकल्स को पर्सनल काम के लिए यूज करा जा रहा है, इससे फाइनेंशियल लॉस और जो ट्रस्ट है उसका क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। अब थर्ड है यहाँ पे वे टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमास, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इन सबको रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फॉलो एथिकल प्रिंसिपल, यानी मैनेजर को ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी
इक्वालिटी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। देन सेकंड आता है रेफर टू लॉज एंड पॉलिसीज़, यानी जो डिसीजन है वो हमेशा लीगल रूल्स और कंपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। देन थर्ड है यहाँ पे कंसाइडर स्टेक होल्डर इम्पैक्ट, यानी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए कि इसका इफेक्ट सप्लायर, एम्प्लॉय, ओनर और सिक्योरिटी पर क्या पड़ेगा। ऐसे ऑप्शन चूज करने चाहिए जो मैक्सिमम बेनिफिट दे और हार्म कम करे। देन फोर्थ यहाँ पे सीक एडवाइस, डिफिकल्ट सिचुएशन में मैनेजर एथिक्स कमेटी एक्सपर्ट्स से जो ट्रस्टेड कोलीग्स है उनसे एडवाइस ले सकता है। देन फिफ्थ यहाँ पे बी ट्रांसपेरेंट, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ओपन और क्लियर होना चाहिए। जो भी मैनेजर है उसको इंपॉर्टेंट डिसीजन को प्रॉपरली कम्युनिकेट और डॉक्यूमेंट ही उसको करना चाहिए। ये सब प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्स आता है हैव द करेज, मैनेजर को जो डिफिकल्टी है उस सिचुएशन को जो भी है सही काम करने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में भी, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पेशल कवरेज टॉपिक की। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पर्सनल इंटरेस्ट बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसको डिस्क्लोज करना और कंपनी पॉलिसीज़ के थ्रू अवॉइड करना चाहिए। एथिकल मैनेजर हमेशा क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अब बात करते हैं विश लिस्ट ब्लोइंग की। विश लिस्ट ब्लोइंग एक अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को क्या करता है, प्रमोट करता है। देन कंपनीज को विश लिस्ट ब्लोवर्स को क्या करें, प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसे लोगों से जिनके खिलाफ यहाँ पे बताया जाता है कि कौन अनएथिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, कौन इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है। डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, तो एथिकल डिसीजन मेकिंग में कुछ मॉडल्स हैं जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच, वो डिसीजन चूज करना जो मैक्सिमम लोगों को क्या दे, मैक्सिमम बेनिफिट दे। देन फिर था राइट अप्रोच, हर इंडिविजुअल के राइट और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर आता है यहाँ पे जस्टिस अप्रोच जिसमें फेयरनेस और इक्वालिटी को मेंटेन करना होता है। देन है कॉमन गुड अप्रोच जिसमें सिक्योरिटी, जो सोसाइटी है और जो कॉमन वेलफेयर है उसके लिए डिसीजन लेना होता है। फिर आता है वर्ट्यू अप्रोच जिसमें ऑनेस्टी, काइंडनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे गुड कैरेक्टर को बेसिस पर जो है डिसीजन लेने चाहिए। ये सभी मॉडल्स जो है वो मैनेजर को डिफरेंट एथिकल पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम इवेलुएट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो एथिकल डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस कंडक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा। मैनेजर को जो डेली ऑपरेशंस होते हैं कन्फ्लिक्ट के, इंटरेस्ट के, ऑनेस्टी इश्यूज़ के, विश लिस्ट ब्लोइंग के और जैसे डेलेमास जो भी जितने भी होते हैं सबको फेस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एंड अगर मैनेजर प्रॉपर एथिकल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करे और मॉरल प्रिंसिपल को अप्लाई करे तो वो प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व भी कर सकता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट वर्थी, रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। एथिकल सिर्फ लीगल चीज़ें नहीं करना होता बल्कि सही काम भी करना होता है। सो आई होप कि ये आंसर आपको सही से समझ आ गया होगा। सो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करें इसके प्रिंसिपल को, ऑब्जेक्टिव्स को एंड सिग्निफिकेंस को मॉडर्न बिजनेस में, और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग एथिकल कोड को कंडक्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए गवर्नेंस को एक मेजर रिटेल कॉर्पोरेट हाउस में। तो चलिए अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। सो आंसर हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के साथ। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कंपनी को रूल्स, प्रैक्टिस और प्रोसेस के थ्रू डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है, वो क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इसमें मेन पर्पस होता है कि कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, बैलेंस करने के लिए। देन फिर आता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी में एथिकल लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करता है। ये कंपनी को क्या करता है, सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 मेन प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पे। पहला है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कंपनी के डिसीजंस और इन्फॉर्मेशन को क्लियर और ऑनेस्ट जो है शेयर किया जाता है स्टेक होल्डर्स के साथ। इसमें कंपनी को टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। स्टेक होल्डर के साथ जो है क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है क्लियर कम्युनिकेशन को। एंड डिसीजंस और एक्शन पर ओपन होना चाहिए ताकि जितनी भी चेकिंग है वो सही से हो सके। ट्रांसपेरेंसी से कंपनी में ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। तो अकाउंटेबिलिटी का जो मतलब है वो ये है कि अपने एक्शंस के पे जो भी डिसीजंस ले जा रहे हैं और जो भी डिसीजंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और जो मैनेजमेंट है वो अपने डिसीजंस के लिए क्या लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियरली क्या करते हैं, डिफाइंड करती है। एंड जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो सोसाइटी होती है, उसके लिए हमें जो कंपनी है उस अकाउंटेबिलिटी है रखना पड़ता है, आंसरेबल रहना पड़ता है। देन अकाउंटेबिलिटी से कंपनी में परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं फेयरनेस की। तो फेयरनेस का मतलब है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इक्वल और जस्टिस के साथ ट्रीटमेंट करना। इसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बाइसनेस या एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए किसी के साथ। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है और जो उनके अदर राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फेयरनेस एक हेल्थी बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करता है, क्रिएट करता है। अब फोर्थ प्रिंसिपल है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कंपनी को अपनी ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन जो है उनको प्रॉपरली फुलफिल करना चाहिए।
इसमें लॉज, रेगुलेशंस, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है सभी को फॉलो करना चाहिए एंड सोसाइटी और इन्वायरमेंट के जो भी उनके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए एंड सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस को प्रमोट करना चाहिए। अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला है प्रोटेक्ट एंड एनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एम है वो शेयर होल्डर की वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है और लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करना होता है। सेकंड है यहाँ पे इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बिजनेस डीलिंग में ऑनेस्टी और क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है और ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देन थर्ड आता है यहाँ पे इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज, यानी कंपनी को गवर्नमेंट लॉज और जो रेगुलेशंस हैं उनको एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ फॉलो करना होता है। देन फोर्थ यहाँ पे सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेयर होल्डर्स के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं और जो सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है उनको भी प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं फिफ्थ, प्रमोट एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी अच्छी गवर्नमेंट से कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होता है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो जाती है। अब बात करते हैं सिक्स्थ, इनकरेज एथिकल बिहेवियर और CSR। ये ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल कल्चर को क्या करता है, डेवलप करता है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। देन अब बात करते हैं हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन मॉडर्न बिजनेस। क्या क्या यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सिग्निफिकेंस है मॉडर्न बिजनेस में, जिसमें सबसे पहले आता है बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सो गुड जो गवर्नेंस है वो इन्वेस्टर, कस्टमर्स और जो पब्लिक के बीच है उसको क्या करती है, एक इंटरेस्ट को क्रिएट करती है। देन सेकंड यहाँ पे आता है इंप्रूव रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू, यानी एथिकल प्रैक्टिस से कंपनी की जो इमेज है वो और जो ब्रांड वैल्यू है वो क्या होने लगती है, स्ट्रॉन्ग बनने लगती है। देन अब थर्ड बात करते हैं अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है और कैपिटल कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। देन अब फोर्थ बात करते हैं इनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रॉपर गवर्नेंस से बेटर डिसीजन किए जा सकते हैं और रिस्क कंट्रोल किया जा सकता है। देन फिफ्थ यहाँ पे प्रिवेंट फ्रॉड एंड करप्शन। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉड, करप्शन, पावर और मिसयूज को प्रिवेंट करती है। देन सिक्स्थ यहाँ पे इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये कंपनी को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल ग्रोथ, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं सेवंथ, स्ट्रेंथन लीगल कॉम्प्लायंस, यानी गवर्नमेंट जो गवर्नेंस लॉ होते हैं वो क्या फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को, ये किसमें हेल्प करते हैं, उनकी पेनल्टीज़ को चेंज के जो चांस हैं उनको कम करने में। देन एट्थ यहाँ पे सपोर्ट एथिकल कल्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इट्स रोल्स इन इंप्रूविंग गवर्नेंस, यानी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसके क्या रोल है इंप्रूव करने के लिए गवर्नेंस को। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एक रिटन गाइडलाइन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेड बिहेवियर वैल्यू को और जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको डिफाइन करती है। ये डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ और बिजनेस पार्टनर्स के लिए क्या है, एक रूल को सेट करती है, जिसमें सबसे पहले आता है क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन, यानी कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल बिहेवियर को एक क्लियर एंड एक्सपेक्टेशन के साथ सेट करता है। इसमें कन्फ्यूजन और जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है उनको कम किया जा सकता है, उनको रिड्यूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंश्योर कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, यानी एम्प्लॉय को डिफिकल्ट सिचुएशन में राइट डिसीजन लेने में ये हेल्प करती है। देन थर्ड यहाँ पे प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ओपन कम्युनिकेशन इंकरेज करती है और इंडिविजुअल्स को अपने एक्शंस के लिए क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल बनाती है। देन फोर्थ यहाँ पे प्रिवेंट फ्रॉड एंड अनएथिकल प्रैक्टिस, यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो करप्शन, ब्रेवरी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कंपनी में रिसोर्सेज के मिसयूज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बिल्ड स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट, यानी स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर से कस्टमर्स जो है वो सप्लायर, इन्वेस्टर्स एंड जो एम्प्लॉयज़ है और जो कम्युनिटी के जो ट्रस्ट है उनको इंक्रीज़ करता है। देन फिर अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट इन मेजर रिटेल कॉर्पोरेट हाउस, यानी क्या इम्पैक्ट पड़ता है मेजर रिटेल कॉर्पोरेट हाउस में। तो रिटेल कॉर्पोरेट हाउस में स्ट्रॉन्ग एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है मैं आपको वो समझा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बेटर जो ब्रांड इमेज है वो डेवलप होती है, कस्टमर लॉयल्टी है वो भी इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉयज़ का जो कमिटमेंट है वो भी इंप्रूव होता है एंड लॉन्ग टर्म में जो सस्टेनेबल है वो जो है जो कॉर्पोरेट हाउस है वो बनता है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सक्सेसफुल और एथिकल बिजनेस को क्या करता है, बैलेंस करता है और ये क्या उसकी एक तरीके से बैकबोन है। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती हैं और जो स्टेक होल्डर है उनके जो ट्रस्ट है उनको अर्न कर सकती है। सो स्ट्रॉन्ग एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नेंस को क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मिसकंडक्ट से प्रिवेंट करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी को के जो कल्चर है उसको डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो मेजर रिटेल कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए जो गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल ग्रोथ है, कॉम्प्लायंस है और पॉजिटिव रेपुटेशन है उसको इंश्योर करती है। सो गुड गवर्नेंस जो है वो सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है बल्कि सबके लिए एक सही काम करने की कमिटमेंट होती है। सो आई होप कि इसका जो है आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके रोल्स बताने सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट में एंड एक्सप्लेन करना है डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स CSR के विद सुटेबल एग्जांपल और कैसे डिटेल CSR डिफरेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग CSR से एंड स्पेशली जो फोकस करना है हमें यहाँ पे लोकल कम्युनिटी इम्पैक्ट का जो कि सस्टेनेबल सोर्सिंग पे पढ़ते हैं।
चलिए अपने आंसर को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR का मतलब होता है कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने ही नहीं होता इसका मतलब, बल्कि जितनी भी जो भी सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। CSR एक बिजनेस का कमिटमेंट है जिसमें कंपनी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉयज़ हो गए, उनकी फैमिलीज, लोकल कम्युनिटी और सोसाइटी की जो इक्वालिटी है उसकी लाइफ को इंप्रूव करती है। CSR सिर्फ लीगल रूल्स फॉलो करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें एम होता है बिजनेस और कम्युनिटी दोनों के लिए शेयर्ड वैल्यू क्रिएट करना। देन CSR बिजनेस कॉर्पोरेट जो भी ऑपरेशन होता है उसमें सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक कंसर्न को इंक्लूड करता है और स्टेक होल्डर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप को क्या करता है, डेवलप करता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ CSR इन सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट। यहाँ पे रोल क्या है CSR का सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट में, जिसमें सबसे पहले आता है इनहैंस रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू। यानी जो CSR वो कंपनी की रेपुटेशन और ब्रांड को क्या करता है। जब कंपनी रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ करती है तो जो कस्टमर होते हैं और जो सोसाइटी होती है उसका क्या होता है, उन पर ट्रस्ट, जो कंपनी है उस पर ट्रस्ट बढ़ता है। अब बात करते हैं इम्प्रूव स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। तो ये क्या करता है, जो रिलेशनशिप है स्टेक होल्डर्स के साथ उनको इम्प्रूव करता है। तो CSR एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर, इन्वेस्टर्स और जो कम्युनिटी के साथ जितने भी साथ है क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाने में हेल्प करता है। देन अच्छी रिलेशनशिप से बिजनेस भी क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए उसको भी सपोर्ट मिलता है। देन अब बात करते हैं थर्ड, प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी CSR इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कंपनीज रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल जो है यूज़ करती हैं और पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डैमेज को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। देन फिर है फोर्थ, ड्राइव लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। यानी CSR इनोवेशन और एफिशिएंसी को इंकरेज करता है। इसमें न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और बिजनेस को लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के लिए देखा जाता है। देन फिफ्थ है यहाँ पे सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट। यानी CSR एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट और यहाँ पे कम्युनिटी वेलफेयर जैसे एरियाज पे कंट्रीब्यूशन करता है। इससे सोसाइटी में क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। फिर आता है यहाँ पे सिक्स्थ, इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लेंट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, रेगुलेटरी कंप्लेंट्स और जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसको इंश्योर किया जाता है। CSI कंपनीज को रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने में हेल्प करता है। इससे सोशल और इन्वायरमेंटल रिस्क है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब सेवंथ बात करते हैं बिल्ड पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यानी CSR क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और यानी जो CSR है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल बिहेवियर को क्या करता है, प्रमोट करता है, जिससे जो एम्प्लॉय में प्राइड, मोटिवेशन और इंगेजमेंट बढ़ती है। देन सेकंड है यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरीज यानी टाइप्स ऑफ CSR। तो CSR के मेनली 4 टाइप होते हैं यहाँ पे। पहला है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये क्या होते हैं, बी प्रॉफिटेबल। यानी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है बिजनेस का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनना होता है। कंपनी को क्वालिटी प्रोडक्ट और इफेक्टिव जो है यहाँ पे ऑपरेशंस के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है और एफिशिएंट यहाँ पे ऑपरेशन के थ्रू स्टेक होल्डर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करती है। देन सेकंड यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओबे द लॉ। यानी जो लॉ है उनको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है बिजनेस को गवर्नमेंट के लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना। तो कंपनी को लीगल बाउंड्रीज के अंदर ही अपने जो भी बिजनेस है उसको ऑपरेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेस पे करने चाहिए, लेबल लॉज हैं उनको फॉलो करना चाहिए, एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए और प्रोडक्ट की जो रेगुलेशन उसको कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए। देन थर्ड है यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डू व्हाट इज राइट। यानी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है बिजनेस को वही काम करना चाहिए जो मॉरली राइट है, चाहे वो लॉ उसके लिए फोर्स करे या ना करे। कंपनी है उसको फेयर और ऑनेस्ट बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल, एम्प्लॉय के साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट की जाए, रिसोर्सेज का मिसयूज जो है उसको अवॉइड करा जाए। देन फिर कोर्ट आते हैं यहाँ पे फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। कंपनी अपनी मर्जी से सोशल कॉजेज सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल, NGOs को डोनेशन दे सकते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकते हैं और डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सकते हैं। देन रिटेल CSR वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग CSR। तो जिसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे किस बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया गया है, पहला है फोकस एरिया। तो रिटेल CSR की बात करें तो ये फोकस करता है कस्टमर के वेलफेयर पर, कम्युनिटी डेवलपमेंट पर, एथिकल सोर्सिंग पर एंड रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन पर। वहीं बात करें मैन्युफैक्चरिंग CSR की तो ये फोकस करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, वर्कर की सेफ्टी पर, रिसोर्सेज एफिशिएंसी पर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल पर। अब बात करते हैं लोकल कम्युनिटी इम्पैक्ट की। तो रिटेल CSR में क्या होता है, जो रिटेल बिजनेस जो होते हैं वो लोकल कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। स्टोर्स के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाए जा सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट है, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग CSR की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका जो इम्पैक्ट है मोस्टली फैक्ट्रीज वाली लोकेशन के अराउंड होता है। ये कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, हेल्थ और एजुकेशन प्रोग्राम पे फोकस करते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल सोर्सिंग। यानी जो
जिसमें रिटेल CSR जो है रिटेल कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होती है सोर्सिंग के लिए, एंड ये फेयर ट्रेड सपोर्ट करती हैं, लोकल जो आर्टिशियंस हैं और जो स्मॉल बिजनेस उसको प्रमोट करती हैं, पैकेजिंग वेस्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करती हैं। तो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग CSR की। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो सस्टेनेबल रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं, ये एनर्जी एफिशिएंसी है को यूज़ करती है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट को कम करती है, एंड कार्बन जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करती है, एंड यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट जो है उसके रिडक्शन पे फोकस करती है। अब बात करते हैं इसके की इनिशिएटिव्स की। तो रिटेल CSR एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम पे का जो है यहाँ पे क्या इनिशिएटिव होता है, रिसाइकलिंग ड्राइव्स का होता है, प्लास्टिक बैग रिड्यूस करने का होता है, लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट करना। ठीक है, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग CSR के एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी यूज़ करना, वेस्ट रिसाइकलिंग करना, वाटर कंजर्वेशन करना, एमिशन जो है उसको रिड्यूस करना। अब स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की बात करें तो CSR जो है रिटेल CSR जो है उसमें जो रिटेल में जो कस्टमर होते हैं, लोकल सप्लायर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ डायरेक्ट क्या होता है, इंटरेक्शन होता है रिटेल में। एंड मैन्युफैक्चरिंग CSR की बात करें तो उसमें एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, लोकल कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंटल ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन होता है। याद रखें मैन्युफैक्चरिंग CSR में ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, एंड यहाँ पे रिटेल CSR में डायरेक्ट इंडिविजुअली क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। दोनों के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो रिटेल एग्जाम्पल की बात करें तो एक रिटेल चेन क्या करता है, रीयूजेबल बैग्स प्रमोट करती है, लोकल फार्मर्स से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सोर्स करती है, और कम्युनिटी क्लीननेस ड्राइव सपोर्ट्स करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल की। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको इंस्टॉल करती है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होती है और नियर बाय विलेजेस में स्कूल बनते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 7th आउटकम्स की। तो रिटेल CSR आउटकम्स की बात करें तो उसमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी होती है, कस्टमर का ट्रस्ट होता है, कम्युनिटी गुडविल होती है। देन मैन्युफैक्चरिंग OSI आउटकम्स की बात करें तो उसमें रिड्यूस होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बेटर कॉम्प्लायंस होता है, एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इम्पैक्ट की। तो रिटेल CSR का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा विजिबल है एंड डायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर और जो कम्युनिटीज़ है उनसे डेली क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अब बात करें यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग CSR की, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट और सोसाइटी को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो CSR आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करके बिजनेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है। रिटेल CSR कस्टम्स और जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सोर्सिंग पर फोकस करने के लिए। वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग CSR है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वर्कर वेलफेयर और सस्टेनेबल प्रोडक्शन पर फोकस करता है। दोनों अप्रोचेस मिलकर सोसाइटी के बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकती हैं। तो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एक सस्टेनेबल वर्ल्ड को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो आई होप कि आपको आंसर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड वीडियो को जो है बिना स्किप किए देखें, क्योंकि यहाँ पे एक एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आने वाला कुछ। जैसे कि आप इंडियन इकोनॉमी में बिजनेस लॉ में देख चुके होंगे कि आपको जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, एंड जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ाया था उन्होंने आपकी कितनी हेल्प करी, उससे आपकी कितनी हेल्प हुई है। एंड बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरा 1K का जो टारगेट है ना उसको जल्दी से पूरा करवा दें। दैन फिर मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस भी लेकर आऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई, कुछ नया जो आपको सीखने पर और जो आपको इंटरेस्ट होगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो हम बात करते हैं यहाँ पे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंड जो मेन चीज़ वो ये है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं मैंने एक तरीके से रिसर्च करके बनाए हैं, बहुत मेहनत के साथ, बहुत रिसर्च के साथ ये सब चीज़ें तैयार की हैं। ये वो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखें, और जब आप PDF को एक्सेस कर लें तो बहुत ही ध्यान के साथ उसकी रीडिंग करें, उसको समझें वर्ड टू वर्ड। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है स्टेक होल्डर थ्योरी बतानी है इसमें, एंड हमें बतानी है यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है बिजनेस में स्टेक होल्डर्स की। और स्टेक होल्डर्स कौन कौन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय है, कस्टमर है, सप्लायर है, कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट है। तो एक एक करके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि स्टेक होल्डर थ्योरी है क्या। तो स्टेक होल्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग बिजनेस का पर्पज सिर्फ ओनर या शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि बिजनेस को उन सभी स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी भी चाहिए जो बिजनेस से अफेक्ट होते हैं या बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपनीज के सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसाइडेट करना चाहिए और फेयर, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल या ग्रुप्स होते हैं जिनका बिजनेस में लेजिटिमेट इंटरेस्ट होता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कशन और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, या उनसे इन्फ्लुएंस जो भी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर मैपिंग की। तो स्टेक होल्डर मैपिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जिसमें मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं एम्प्लॉय, यानी जो कि वर्कफोर्स भी
भी होती है, यानी एम्प्लॉय कंपनी के वर्कर होते हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन सेकंड है यहाँ पे कस्टमर, यानी यूज़र ऑफ प्रोडक्ट, जो भी सर्विस और जो प्रोडक्ट है जिसको भी बनाया जा रहा है उसके यूजर्स कौन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। तो कस्टमर वो लोग हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करते हैं। देन थर्ड आता है यहाँ पे सप्लायर, यानी बिजनेस पार्टनर्स। सप्लायर वो बिजनेस पार्टनर हैं जो कंपनी को रॉ मटेरियल या रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। देन फोर्थ यहाँ पे कम्युनिटी, तो इसमें आते हैं लोकल सोसाइटी और पब्लिक। तो कम्युनिटी में लोकल सोसाइटी और पब्लिक आते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ से क्या होते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। देन फिफ्थ यहाँ पे इन्वायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी जो प्रोटेक्शन है वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन सिक्स्थ यहाँ पे शेयर होल्डर्स, जिसको इन्वेस्टर्स या ओनर भी कहा जा सकता है। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं जो बिजनेस को में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर अप्रोच। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है स्टेक होल्डर अप्रोच की, जिसमें सबसे पहले आता है बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी स्टेक होल्डर अप्रोच बिजनेस। जो स्टेक होल्डर अप्रोच बिजनेस और जो स्टेक होल्डर के जो बीच में जो ट्रस्ट होता है उसको स्ट्रॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है यहाँ पे। देन सेकंड है यहाँ पे इंप्रूव रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू। जब कंपनी स्टेक होल्डर के साथ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करती है तो उसकी जो रेपुटेशन है और जो उसकी ब्रांड है वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होने लगती है, इंप्रूव होने लगती है। देन थर्ड यहाँ पे इंश्योर्स एथिकल डिसीजन मेकिंग, मतलब ये अप्रोच मैनेजर को एथिकल डिसीजन लेने में हेल्प करती है और कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है। देन फोर्थ है यहाँ पे इनहैंस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी स्टेक होल्डर का जो सपोर्ट मिलने से क्या होता है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है और बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। देन फिफ्थ बात करते हैं यहाँ पे इंश्योर कंप्लायंस, यानी ये कंपनी के लॉज और सोशल एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करने में हेल्प करती है। अब फोर्थ है अब आगे है यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेस की किसके टुवर्ड्स, स्टेक होल्डर्स के टुवर्ड्स, जिसमें पहला है एम्प्लॉइज़, यानी वर्कफोर्स जिसे हम कहते हैं। बिजनेस के एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए और उनकी रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ बिहेव किया जाए। कंपनी को सेफ और हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, फेयर वेजेस देनी चाहिए और बेनिफिट्स भी देने चाहिए साथ साथ। एंड एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें देनी चाहिए, उनकी डिग्निटी और राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब इसके की एक्शन और एग्जाम्पल की बात करें तो कंपनी को फेयर सैलरी, इंश्योरेंस बेनिफिट्स ये सब प्रोवाइड करने चाहिए किसको, एम्प्लॉयज़ को। एंड वर्क फोर्स पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, हरेसमेंट है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी चाहिए। एंड वर्क लाइफ बैलेंस को भी यहाँ पे जो वर्क लाइफ है उसको बैलेंस और एम्प्लॉय की जो वेलबींग है उसको मेंटेन करने में भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। देन सेकंड यहाँ पे कस्टमर, जो कि यूज़र होते हैं प्रोडक्ट और सर्विस के। तो जो कस्टमर है उनके टुवर्ड्स बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उनको सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा जाए, जिसमें कंपनी को रिलायबल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उन्हें देने चाहिए, जिसमें ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग की जाए और कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देन कस्टमर प्राइवेसी और डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके अंदर, एंड फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, कंप्लेंट रिजोल्यूशन जो है उनको इंश्योर करना चाहिए। की एक्शन और एग्जाम्पल की बात करें तो बिजनेस को क्लियर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और जो प्रॉपर लेबलिंग है वो देनी चाहिए। फॉल्स क्लेम या मिसलीडिंग है उसको प्रमोशंस को अवॉइड करना चाहिए। एंड यहाँ पे इजी रिटर्न्स, रिफंड एंड यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल करना चाहिए। एंड जो कस्टमर है उनको कॉन्फिडेंशियली उनकी मेंटेन करनी, यानी उनकी जो पर्सनल बातें हैं, जो उनकी पर्सनल सीक्रेट है, उनको क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। थर्ड बात करते हैं यहाँ पे सप्लायर्स यानी बिजनेस पार्टनर्स की। तो सप्लायर की टुवर्ड्स बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके साथ फेयर और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। तो कंपनी जो है फेयर डीलिंग, जो कंपनी है उसको फेयर डीलिंग करनी चाहिए, पेमेंट टाइम पर जो भी है उसको पेमेंट टाइम से करनी चाहिए। एंड सप्लायर को जो है उसको एक्सप्लॉइट उसको नहीं करना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइटेशन उसका नहीं होना चाहिए यहाँ पे सप्लायर का। एंड सप्लायर को एथिकल और लीगल स्टैंडर्ड जो उनको फॉलो करना चाहिए ताकि और भी ज़्यादा वो इंकरेज हो सके। एक्शन कीज एक्शन की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस को फेयर कॉन्ट्रैक्ट और टाइमली पेमेंट देनी चाहिए। एंड सप्लाई को क्वालिटी और जो सस्टेनेबिलिटी है वो इंप्रूव करने में हेल्प करती है इससे। एंड जो अनफेयर प्रेशर है वो अवॉइड होता है और जो रेगुलर ऑडिट करने के लिए जो स्मॉल सप्लायर है उनको भी सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कम्युनिटी, जहाँ पे लोकल सोसाइटी और पब्लिक आती है। तो बिजनेस सोसाइटी का जो पार्ट, ये क्या होता है, एक पार्ट होता है बिजनेस सोसाइटी का, इसलिए कम्युनिटी के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कंपनी किस तरीके से कर सकती है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करे, लोकल कल्चर और ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करे, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड CSR एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी उसे करना चाहिए। की एक्शंस और एग्जांपल्स की बात करें तो बिजनेस में एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो पार्टिसिपेट है, मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसमें उन्हें हेल्प करनी चाहिए, फंड करना चाहिए इस तरीके से। एंड डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह, एक बिहेवियर जो है उनका एक किस तरह हो, एक कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह हो।
इससे वो एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन भी बन सकते हैं। देन फिफ्थ यहाँ पे इन्वायरमेंट, जो कि क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। तो बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे ये। तो कंपनी को इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करना चाहिए, इन्वायरमेंटल जहाँ पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए एंड पॉल्यूशन को कम से कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए एंड सस्टेनेबल और जो ग्रीन प्रैक्टिस है उनको फॉलो करना चाहिए। इसके की एक्शन एग्जाम्पल्स की बात करें तो बिजनेस को वेस्ट रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज़ और रिसाइकिल जैसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए एंड रिन्यूएबल एनर्जी और जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसका यूज़ करना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग करनी चाहिए, रीजनेबल जो सोर्सिंग है उनको यूज़ करना चाहिए एंड बायोडाइवर्सिटी एंड जो इकोसिस्टम है उसकी भी साथ साथ प्रोटेक्शन की जाए। अब कंक्लूजन की बात कर ले तो स्टेक होल्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को सभी स्टेक होल्डर के जितने भी इंटरेस्ट है उन सबको बैलेंस करके रखना चाहिए, ठीक है। इसमें बिजनेस को एम्प्लॉइज़, कस्टमर, सप्लायर, कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स जितने भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन सबको फॉलो करते रहना चाहिए। जब कंपनी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करती है सही तरीके से प्रॉपरली तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होती है और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कंपनी को सक्सेस अचीव होती है। सो सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जहाँ पे सिर्फ अपने लिए काम ना हो बल्कि जब जितने भी स्टेक होल्डर है उनकी भी वैल्यू को क्रिएट किया जाए। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को सुटेबल एग्जांपल्स के साथ और कैसे फेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो बेनिफिट देती है सोसाइटी को, और साथ ही साथ हमें डिस्कस करने हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक रिटेलर टुवर्ड्स, सप्लायर के टुवर्ड्स, वेंडर्स के टुवर्ड्स, किसके रिगार्डिंग, फेयर पेमेंट टर्म्स के रिगार्डिंग और शेल्फ स्पेस एलोकेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है ऐसे एथिकल और ट्रांसपेरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को सभी पार्टीज़ के लिए जस्टिस, इक्वालिटी और म्यूचुअल फंड्स के साथ इंश्योर करना। इसमें प्रोसीजर इसमें जो प्रोड्यूसर, सप्लायर, रिटेलर, कंज्यूमर सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। फेयर ट्रेड में जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो फेयर प्राइस देना हो, फेयर प्राइस हो, यहाँ पे ऑनेस्ट डीलिंग की जाए, यहाँ पे सेफ वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड किया जाए एंड वर्कर जो सप्लायर है उनके राइट की रिस्पेक्ट की जाए। स्पेशली स्मॉल जो प्रोड्यूसर होता है, जो सप्लायर होता है, उनको सपोर्ट करें, उनके फेयर ट्रेड की इंपॉर्टेंट को बढ़ाने के लिए। ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके फेयर ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए। तो अब समझते हैं व्हाट आर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है वो होती क्या है। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस बिजनेस में फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करती हैं। इसमें बायर और सेलर के बीच की जो रिलेशनशिप है उनको सही तरीके से बनाया जाता है, जहाँ पे दोनों जो पार्टीज़ होती हैं उनको बेनिफिट मिले, ताकि जो दोनों पार्टियाँ उन्हें क्या मिले, बेनिफिट मिले। ये प्रैक्टिस एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करती है और ट्रस्ट को क्रिएट करती है। अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, जिसमें सबसे पहले आता है फेयर प्राइसेस टू फार्मर। तो फेयर ट्रेड में जो फार्मर है उनके जो प्रोडक्ट है उनको फेयर और स्टेबल प्राइस जो है वो देना चाहिए। इससे फार्मर की जो इनकम है वो इंप्रूव होती है, क्वालिटी जो वहाँ पे जो प्रोडक्शन की जो है वो इंकरेज होती है इससे। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी फार्मर को उनकी कॉफ़ी बीन्स के लिए प्रॉपर प्राइस को पे करना चाहिए। सेकेंड है यहाँ पे फेयर वेज टू वर्कर्स। तो वर्कर्स को उनके काम के अकॉर्डिंग फेयर जो भी है वेजेस मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उनको सेफ वर्किंग कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गारमेंट फैक्ट्रीज में जो वर्कर उनको प्रॉपर सैलरी भी मिले और उनके लिए एक जो वर्क प्लेस है उसको भी सेफ बनाया जाए। देन थर्ड यहाँ पे नो चाइल्ड लेबर, यानी फेयर ट्रेड इंश्योर करता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में किसी भी तरीके का कोई भी चाइल्ड लेबर का यूज़ ना हो और वर्कर के जो राइट्स हैं उनको डिग्निटी के रिस्पेक्ट के साथ उनको मिलने चाहिए। देन फोर्थ है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी रिटेलर और सप्लाई के बीच में जो क्लियर ऑनेस्ट एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हिडन टर्म्स किसी भी तरीके की कोई भी हिडन टर्म्स नहीं होनी चाहिए। देन फिफ्थ है यहाँ पे इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फेयर ट्रेड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, फोकस करता है। इसमें कंपनीज को इको फ्रेंडली मटेरियल, सस्टेनेबल प्रोडक्शन जैसे मेथड्स को यूज़ करने में क्या है, हेल्प मिलती है और वो यूज़ भी करते हैं इस मेथड्स को। अब बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी, यानी क्या क्या यहाँ पे जो है बेनिफिट्स है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के सोसाइटी में, जिसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फेयर ट्रेड स्मॉल प्रोसीजर और कम्युनिटी को बेटर इनकम अर्न करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, उनका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो जाता है। देन सेकंड है यहाँ पे सोशल जस्टिस। तो फेयर ट्रेड इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ये वर्कर और प्रोसीजर जो प्रोड्यूसर है उनके राइट्स को प्रमोट करता है और एक्सप्लॉयटेशन से क्या करता है, रिड्यूस करता है। एंड यहाँ पे थर्ड है कम्युनिटी एम्पावरमेंट, यानी फेयर ट्रेड रूरल और जो डेवलपिंग एरियाज हैं उनमें एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सपोर्ट करता है, जिससे क्या होता है, वहाँ के लोगों की हेल्प होती है। देन फोर्थ है यहाँ पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये इन रिसोर्सेज का जो भी रिस्पॉन्सिबल यूज़ है उसको इंकरेज करता है और इन्वायरमेंटल हार्म को रिड्यूस करता है साथ साथ। देन फिफ्थ है यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस। तो फेयर ट्रेड कंज्यूमर को एथिकल चॉइस के लिए क्या करता है, इंकरेज करता है। कंज्यूमर जो रीजनेबल प्रोडक्ट उनको चूज़ करती हैं और सस्टेनेबल जो कंजप्शन है उसको प्रमोट करती है।
अब बात करते हैं यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिटेलर टुवर्ड्स सप्लायर एंड वेंडर्स। यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रिटेलर की, किसके टुवर्ड्स, सप्लायर और वेंडर के टुवर्ड्स। तो यहाँ पे बात करते हैं रिटेलर की, सप्लायर और वेंडर्स के टुवर्ड्स क्या क्या इंपॉर्टेंस जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी। इसमें पहला है ट्रीट सप्लायर विद फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट, यानी रिटेलर को जो है सप्लायर्स के साथ रिस्पेक्टफुली और फेयरनेस के साथ क्या करना चाहिए, बिहेवियर करना चाहिए। देन सेकंड है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एकदम क्लियर रखना चाहिए और ऑनेस्ट रखना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी जो हिडन कंडीशन है या फिर अनफेयर प्रैक्टिस है उससे अवॉइड करना चाहिए। देन यहाँ पे थर्ड यहाँ पे इंश्योर फेयर पेमेंट टर्म्स, यानी रिटेलर को जो भी सप्लायर है उसको प्रॉपर टाइम पर पेमेंट जो है करनी चाहिए। देन फोर्थ यहाँ पे प्रोवाइड फेयर शेल्फ स्पेस एलोकेशन, यानी प्रोवाइड जो प्रोडक्ट है उसको शेल्फ पर प्लेस करते वक्त जितने भी फेवरेटिज्म है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके का फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। जो एलोकेशन फेयर क्राइटेरिया के बेसिस पर सब कुछ जो भी हो वो एलोकेशन फेयर क्राइटेरिया के बेसिस पर ही होना चाहिए। देन फिफ्थ कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली, यानी रिटेलर्स और जो सप्लायर है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ओपनली और ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। बिल्ड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, यानी रिटेलर को सप्लाई के साथ जो भी है ट्रस्ट बेस्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। फिर है फेयर पेमेंट्स टर्म्स की, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। पहला है टाइमली पेमेंट्स, यानी पेमेंट टर्म्स की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें पहला है टाइमली पेमेंट्स, यानी रिटेलर को जो है सप्लाई की जो एग्रीड क्रेडिट प्रोवाइड है पीरियड है उसके अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए, जिससे पेमेंट जो है वो डिले ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है जो सप्लायर है उसके कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है। देन सेकंड है यहाँ पे फेयर क्रेडिट टर्म्स, यानी क्रेडिट पीरियड्स जो है वो सप्लाई की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो होती है जो भी होती है रीजनेबल होनी चाहिए। अनफेयर या वन साइडेड कंडीशन में जो है इसको इम्पोज नहीं करना चाहिए। अब देन थर्ड है यहाँ पे नो अनजस्ट डिडक्शन, यानी जो रिटेलर उसे अननेसेसरी या हिडन डिडक्शन जो है वो नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा कोई डिडक्शन है तो उसको प्रॉपर रीजन के साथ वो एक्सप्लेन करे सप्लायर को। देन फोर्थ है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इन चार्जेस, यानी सभी चार्जेस टैक्सेस और जो फी है उसको क्लियरली बताया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये टैक्सेस हैं और ये चार्जेस हैं, ये फीस है, ठीक है। इससे लास्ट मिनट पे इसे अवॉइड करना चाहिए कि लास्ट मिनट पे पेमेंट के टाइम पे बता रहे हो कि ये इतना पैसा आपका टैक्स में कट गया, चार्जेस में कट गया एंड फीस में कट गया, ये सारी बातें जो है वो पहले कर लेनी चाहिए। देन फिफ्थ यहाँ पे सपोर्ट स्मॉल सप्लायर, यानी जो स्मॉल सप्लायर है उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट और ग्रोथ को क्या एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। अब बात करते हैं शेल्फ स्पेस एलोकेशन की, यानी एथिकल जो शेल्फ स्पेस एलोकेशन उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जिसमें सबसे पहले आता है फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी जो शेल्फ स्पेस प्रोडक्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट को क्वालिटी मिले, कस्टमर डिमांड हो, परफॉर्मेंस देखी जाए, इसके बेसिस पे मिलना चाहिए। फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। देन सेकंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्लॉटिंग प्रोसेस, यानी रिटेलर को शेल्फ प्लेसमेंट जो पॉलिसीज़ है उसको जल्दी कम्युनिकेट कर लेना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, जो स्पेस एलोकेशन उसके रूल्स जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे। देन यहाँ पे थर्ड यहाँ पे नो अनएथिकल इंसेंटिव्स, यानी रिटेलर को अनफेयर पेमेंट्स डिमांड्स जो है वो नहीं करनी चाहिए बेटर सेल्फ स्पेस के लिए, ठीक है, का जो भी है वो अनफेयर तरीके से नहीं करना चाहिए। देन फोर्थ है यहाँ पे सपोर्ट लोकल एंड स्मॉल ब्रांड्स, यानी जो रिटेलर है उसको लोकल, स्मॉल और जो न्यू ब्रांड्स हैं उनको कभी भी शेल्फ में उनको जो है शेल्फ में जो है स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। इससे डाइवर्सिटी और इनोवेशन की जो है वो इंकरेजमेंट होती है। देन फिफ्थ बात करते हैं यहाँ पे रिव्यू एंड फीडबैक, यानी रिटेलर को सप्लाई की परफॉर्मेंस को है जो रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए और उन्हें इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी साथ साथ देना चाहिए, किसको, सप्लायर को। अब बात करते हैं यहाँ पे हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन एक्शन, कुछ डिटेल एग्जांपल्स के साथ, जिसमें पहला है सुपरमार्केट एंड लोकल फार्मर की। तो सुपरमार्केट लोकल फार्मर्स जो है वेजिटेबल्स का एक सोर्स है, जहाँ पे फेयर प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पे एक फेयर प्राइस देना चाहिए फार्मर को वेजिटेबल्स का और टाइमली उसको पेमेंट करनी चाहिए। इंपैक्ट क्या होगा, इससे फार्मर की जो इनकम है वो इंप्रूव होगी और हेल्थ यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो क्या होंगे, प्रमोट किए जाएंगे फार्मर की तरफ से। एग्जाम्पल 2 समझते हैं फैशन रिटेलर का। तो फैशन रिटेलर एथिकल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करता है। तो इसमें जो फेयर प्रैक्टिस है वो क्या होगी कि वर्कर को फेयर वेजेस दे जाए और उनको एक सेफ कंडीशन प्रोवाइड की जाए, यानी उनको एक सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड किया जाए। इंपैक्ट की बात करें तो वर्कर के राइट जो है वो उससे प्रोटेक्ट होते हैं और ब्रांड में रेपुटेशन जो है वो इंप्रूव होती है। बात करते हैं एग्जांपल 3 यानी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स जो है स्मॉल लोकल सप्लायर के साथ क्या पार्टनरशिप करते हैं, इससे क्या फेयर प्रैक्टिस होती है कि यहाँ पे फेयर क्रेडिट जो है टर्म्स एंड ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है। सो इसकी इंपैक्ट की बात कर ले तो इससे क्या होता है, सप्लायर का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है और लोकल बिजनेस जो है वो ग्रो होता है। अब अगला एग्जांपल है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का। तो रिटेलर इको फ्रेंडली और ट्रेड फेयर जो है उन ऐसे ट्रेड फेयर से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होता है, जो कस्टमर है वो एथिकल चॉइस करते हैं, उनकी जो चॉइस है वो एथिकल हो जाती है और सस्टेनेबल जो ब्रांड्स हैं उनको सपोर्ट मिलता है। कंक्लूजन की बात करें तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है रिटेलर्स, सप्लायर्स, कंज्यूमर और सोसाइटी के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है, जिसमें दोनों पार्टीज़ को विन होता है, यानी दोनों पार्टीज़ का प्रॉफिट होता है। फेयर पेमेंट्स टर्म्स क्या करती है, ट्रांसपेरेंट डीलिंग करती हैं और एथिकल स्पेस एलोकेशन के थ्रू क्या होता है, रिटेलर जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं सप्लायर के साथ। एक फेयर ट्रेड जो है वो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमी क्रिएट करता है एंड फेयर ट्रेड जो है वो सिर्फ गुड बिजनेस नहीं होता बल्कि वो सही काम करने का तरीका होता है।
बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। इसमें हमें डिस्कस करना है मेजर एथिकल इश्यूज जो होते हैं मार्केटिंग में, वो भी स्पेशल प्रेफरेंस के साथ, किसके, एडवर्टाइजिंग के साथ, कंज्यूमर राइट्स के साथ, ग्रीन मार्केटिंग के साथ। एंड यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे डिस्पेक्टिव यहाँ पे एडवर्टाइजिंग होती है एंड मिसलीड किया जाता है प्रोडक्ट्स को एंड क्लेम किया जाता है एथिकल डिलेमास को एंड डिस्कस करना है यहाँ पे एथिकल इम्प्लीकेशंस को टारगेट करने के लिए वर्नेबल कंज्यूमर जैसे चिल्ड्रन हो गए, लो इनकम ग्रुप्स हो गए, ऐसे। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है एथिकल इशूज़ जो कि फेस किए जाते हैं रिटेलर की रिलेशंस टू जो भी उसके प्रोडक्ट मिक्स के साथ उसके जो भी रिलेशन होता है उनके साथ, जैसे मर्चेंडाइज सिलेक्शन हो गया और स्लॉटिंग डिसीजन हो गया। तो चलिए अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि एथिकल इशू इन मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये होता है कि वो कस्टमर की नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे और उनकी वैल्यू को क्रिएट करे। लेकिन जब मार्केटिंग में अनएथिकल प्रोसेस का यूज़ होता है तो तब कंज्यूमर की जो कंज्यूमर है वो मिसलीड होते हैं, उसकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया जाता है और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया जाता है। एथिकल मार्केटिंग ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर राइट्स को रिस्पेक्ट करती है। इससे बात करते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इन एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ में किस तरीके से एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो एडवर्टाइजिंग में कई एथिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे एग्जैगरेटिक क्लेम और अनरियलिस्टिक प्रॉमिस करना हो गया, हाफ ट्रूथ बताते हैं, वैंग्यू स्टेटमेंट देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए मैनिपुलेटिव इमेजेस और वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स को स्मॉल प्रिंट में छुपा दिया जाता है, जैसे कि कौन कौन से किन किन चीज़ों से वो बना है, उसके इंग्रेडिएंट्स जो खाने के बच्चों की चीज़ें होती है उनमें खासकर। कॉर्पोरेटिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू कॉम्पिटिटर्स को अननेसेसरी बदनाम किया जाता है यहाँ पे। एग्जांपल, साइंटिफिक प्रूफ के बिना 100% रिजल्ट का प्रॉमिस करना। जैसे बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो बताते हैं कि हमारे जो भी उनका प्रोडक्ट है उसमें 100% ये है, नेचुरल है, वैसा है, लेकिन कुछ नहीं होता, सब उसमें आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है और कुछ नहीं, केमिकल होते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी या साइज़ को गलत दिखाने के लिए इमेजेस है उनका यूज़ करना, यानी एडवर्टाइज में तो बहुत बड़ा पैकेट दिखा दिया, बहुत बड़ा दिखा दिया प्रोडक्ट को, लेकिन जब रियल में उसको परचेस करते हैं तो वो तो कुछ और ही दिखता है, बहुत छोटा है वो। लिमिटेड टाइम ऑफर दिखाना, जबकि जो ऑफर है वो हमेशा अवेलेबल रहता है, इसलिए ताकि जो डिमांड है वो बढ़ सके। देन अब बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स की। तो कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, जिसमें पहला है राइट टू सेफ्टी, यानी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को हार्म नहीं करने चाहिए। उनके पास पूरा राइट होता है इस चीज़ का कि उन्हें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या है, किन चीज़ों से वो बना है, इसके क्या यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं। खासकर जो खाने की चीज़ें होती हैं, वॉल लगाने की चीज़ें होती हैं फेस वगैरह पे। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का है यहाँ पे जो है वो राइट मिलता है, तो उसको इन्फॉर्म होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। देन राइट टू चॉइस, कंज्यूमर को अल्टरनेटिव्स में से चूज़ करने की भी यहाँ पे फ्रीडम होती है। देन राइट टू बी हियर्ड, यानी कंज्यूमर को अपनी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंस को यहाँ पे राइज कर सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को इन्फॉर्म डिसीजन के लिए एजुकेट करना चाहिए यहाँ पे। देन अब बात करते हैं ग्रीन मार्केटिंग एथिकल इश्यूज़ की। ग्रीन मार्केटिंग का जो पर्पस है वो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को प्रमोट करना होता है, लेकिन कई कंपनीज हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिस, बहुत सी कंपनी है वो ऐसी हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं, जैसे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में फॉल्स एग्जैगरेट क्लेम करना, जैसे ग्रीन वॉशिंग, जिसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, यानी गलत बताना, फॉल्स स्टेटमेंट देना। इको फ्रेंडली, नेचुरल या ग्रीन जैसे टर्म्स को बिना प्रॉपर एविडेंस के यूज़ करते हैं। एंड प्रोडक्ट को पूरे लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से क्या करते हैं, प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को इग्नोर करते हैं। एक्सेसिव पैकेजिंग करके रिसाइकलेबिलिटी को क्लेम करते हैं कि ये जो पैकेजिंग है ये तो रिसाइकल है, इससे तो ये तो रिसाइकल हो जाएगा, इस तरीके से। एंड रियल इन्वायरमेंट वैल्यू को बिना प्रीमियम प्राइस की चार्ज करना, जैसे इन्वायरमेंट करते हैं। एग्जांपल, सर्टिफिकेशन देना कि 100% बायोडिग्रेडेबल क्लेम करते हैं कुछ कंपनीज जो होती हैं। सिर्फ ग्रीन कलर और लेबल यूज़ करके कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। एंड बात करते हैं हम यहाँ पे डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग एंड मिसलीडिंग प्रोडक्ट क्लेम्स की। तो डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग एथिकल डिलेमास जो है वो क्या होटल डिलेमास को जो है क्रिएट करती है, जैसे ये ऑनेस्टी और जो ट्रूथफुलनेस है उसके प्रिंसिपल को वायलेट करती है। एंड कंज्यूमर के जो ट्रस्ट है, उस लेक ऑफ नॉलेज है, उसका फ़ायदा उठाकर ये क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट अनफेयर एडवांटेज को क्रिएट करती हैं। एंड कंज्यूमर के जो फाइनेंशियल लॉस हैं, इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर है उनको फाइनेंशियल लॉस होता है और डिसअपॉइंटमेंट होती है। एंड ब्रांड रेपुटेशन और बिजनेस पर जो ट्रस्ट होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसकी राइट अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे ऑनेस्ट, ट्रूथफुल और ट्रांसपेरेंट हमेशा क्लेम करना चाहिए ब्रांड को, जो भी कंपनी होती है उसको। रॉन्ग अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे मिसलीडिंग होता है, डिसेप्टिव और एग्जैगरेटिव क्लेम किया जाता है बचने के लिए। अब इंपैक्ट की बात करें, इसका स्टेक होल्डर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे रॉन्ग परचेज डिसीजन से हेल्थ रिस्क बढ़ता है और फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। बिजनेसेस की बात करें तो यहाँ पे लीगल पेनल्टीज लगती है, क्रेडिबिलिटी का लॉस होता है और कस्टमर का बैकलैश बढ़ता है। एंड सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सिस्टम पे ट्रस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ टारगेटिंग वर्नेबल कंज्यूमर। तो चिल्ड्रन जिसमें सबसे पहले आते हैं
ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग की जाती है जिससे जो चिल्ड्रन है वो इजीली समझ नहीं पाते कि अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स, गिफ्ट्स और गेम्स से उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। मटेरियलिज्म और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स उनमें डाली जा रही हैं कि वो ऐसी चीज़ों को खाएं, और उनकी इनोसेंस और जो लेक ऑफ जजमेंट है उसको क्या जाता है, एक्सप्लोइट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड एड्स जो है वो कार्टून कैरेक्टर के थ्रू दिखाए जाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं कि अच्छा ये कार्टून कैरेक्टर है तो ये खा रहा है, मैं भी ये खाऊंगा, इस तरीके से। अब लो इनकम ग्रुप्स की बात करें तो लो इनकम ग्रुप्स में जो है फॉल्स प्रॉमिस किया जाता है, क्रेडिट ऑफर से मिसलीड किया जाता है, जो यहाँ से क्या होता है, जो ओवर इंडेप्टनेस है उसका रिस्क जो है बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे एथिकल मार्केटिंग को उनकी डिग्निटी और फाइनेंशियल वेलबींग का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मिसलीडिंग जैसे इजी लोन या जीरो कॉस्ट जैसे एग्जांपल्स को उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं एथिकल गाइडलाइंस की, तो एज अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजिंग को ही करना चाहिए एंड सिंपल, क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन यूज़ करना चाहिए। वर्नेबिलिटी को का जो एक्सप्लॉइटेशन है उस करने वाली उसके टैटिक्स को एंड वर्नेबिलिटी का जो एक्सप्लॉइटेशन करने वाले जो टैटिक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एथिकल इश्यूज फॉर रिटेलर्स, यानी रिटेलर्स के लिए कौन कौन से वो इश्यूज़ हैं जो एथिकल इश्यूज़ हैं जो रिटेलर के लिए होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट मिक्स एंड स्लॉटिंग डिसीजन होते हैं, जिसमें होता है पहले प्रोडक्ट मिक्स यानी मर्चेंडाइज सिलेक्शन। एथिकल इश्यूज़ की बात करें जिसमें अनसेफ, लो क्वालिटी होती है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स बेचना, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इससे डाइवर्सिटी ऑफ लोकल प्रेफरेंस को इग्नोर किया जाता है एंड इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया जाता है ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करके। लेकिन इम्प्लीकेशन की बात करें तो उसमें कंज्यूमर की हेल्थ और जो ट्रस्ट है उसको हार्म होता है एंड यहाँ पे अनएथिकल मैन्युफैक्चरर्स जो है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कम्युनिटी नीड जो है उसको ज़रूरत है कि वो ऐसे चीज़ों को इग्नोर करें। एंड अब बात करते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो सेफ़ क्वालिटी और जो यूजफुल प्रोडक्ट है सिर्फ उन्हीं को ऑफर करना चाहिए जो कि सोशल और इन्वायरमेंटल जो है उसके लिए सेफ़ है, जो सोशल और इन्वायरमेंटल तरीके से सेफ़ है। एंड डाइवर्स कंज्यूमर जो है उनकी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी हो, ट्रांसपेरेंट सब चीज़ें उनके सामने हो, ट्रांसपेरेंसी हो। फॉर एग्जांपल जो तंबाकू जैसे जो प्रोडक्ट है वो माइनर बच्चों को नहीं बेचने चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। एंड बी, अब बात करते हैं यहाँ पे स्लॉटिंग डिसीजन यानी शेल्फ स्पेस एलोकेशन की एथिकल इशूज़ हैं यहाँ पे, जैसे बिग ब्रांड को अनफेयर स्लॉटिंग अलाउंस के थ्रू फेवर देना एंड स्मॉल जो न्यू सप्लाई है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना हो एंड बेटर प्लेसमेंट के लिए एक्सेसिव स्लॉटिंग फीस को चार्ज करना। इम्प्लीकेशन की बात करते हैं यहाँ पे फेयर कंपटीशन जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है एंड कंज्यूमर की जो चॉइस है यहाँ पे लिमिटेड रह जाती है, जिससे क्या होता है स्मॉल बिजनेस और लोकल ब्रांड से उनका नुकसान होने लगता है। यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ट्रांसपेरेंट और फेयर स्लॉट का क्राइटेरिया यूज़ करना चाहिए जिसमें प्लेसमेंट को कंज्यूमर बेनिफिट, प्रोडक्ट क्वालिटी और डिमांड के बेसिस पर ही डिसाइड करना चाहिए यहाँ पे। एंड हाई स्कोरिंग फीस को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, जो प्रेशर डालते हैं कि यहाँ पे शेल्फ एलोकेशन के लिए ज़्यादा फी को चार्ज करते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे स्मॉल और लोकल सप्लायर्स को सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेल्फ स्पेस जो है उसमें सेल्स परफॉर्मेंस और कैटेगरीज रिलेवेंस के बेसिस पे ही उनको करना चाहिए, सिर्फ पेमेंट के बेसिस पे नहीं कि ये जो ब्रांड है वो ज़्यादा पैसे दे रही है तो पहले उनका प्रोडक्ट आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट अच्छा है पहले उसको रखें, उसके बाद फिर उसके हिसाब से ही उनकी क्वालिटी के हिसाब से ही उनको रखें, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब कंक्लूजन की बात करें तो एथिकल मार्केटिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस है जो कि सोशल वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को ये ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग के लिए प्रमोट करती है, कंज्यूमर राइट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए प्रमोट करती है, यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल ग्रीन मार्केटिंग को अडॉप्ट करने के लिए भी एंड वर्नेबल कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। एंड यहाँ पे जो रिटेलर को जो भी उनको प्रोडक्ट मिक्स है एंड जो स्लॉटिंग डिसीजन है उसमें जो एथिकल चॉइस है उनको लेना चाहिए ताकि जो फेयरनेस है, ट्रस्ट है एंड जो सस्टेनेबल मार्केट है वो ग्रो हो और प्रमोट करे जो स्मॉल बिजनेस हैं, जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनको। अब जो 8th क्वेश्चन है, द एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। वो सभी एथिकल डिलेमास को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है जो कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। कौन से वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो अनएथिकल बिहेवियर बाय जो सेल्स प्रमोशन है उसके साथ डील करती है जब रिटेल कंज्यूमर्स के साथ, और कैसे इन सभी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अब समझते हैं हम यहाँ पे कि पर्सनल सेलिंग्स का मतलब होता है सेल्स पीपल और कस्टमर के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन। एथिकल बिहेवियर ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को क्या करता है, बढ़ाता है, जबकि जो अनएथिकल प्रैक्टिस है वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट तो देता है लेकिन इससे क्या होता है, रेपुटेशन खराब होती है, ब्रांड इमेज खराब होती है, कस्टमर लॉयल्टी को यहाँ से नुकसान, यानी जो कस्टमर है वो फिर इतना ट्रस्ट नहीं करता आप पर। एथिकल डायलेमास इन पर्सनल सेलिंग। सो सेलिंग में काफ़ी सारे जो एथिकल डायलेमास हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला है प्रेशर वर्सेस कस्टमर कंफर्ट, यानी कभी कभी सेल्स पर्सन कस्टमर पर ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने का प्रेशर डालते हैं चाहे वो जो कस्टमर है उनकी ज़रूरत यहाँ पे हो या ना हो उनको। देन है ट्रूथ वर्सेस एग्रेशन, यानी प्रोडक्ट के बेनिफिट या परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं जो कि एक्चुअली में एक्यूरेट नहीं होता, मतलब रियलिटी में वैसा कुछ होता ही नहीं है। देन फिर है शॉर्ट टर्म सेल्स वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, यानी यहाँ पे क्विक सेल के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन ट्रस्ट को इग्नोर किया जाता है। देन फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी यहाँ पे कस्टमर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मिसयूज़ किया जाता है, उसकी बिना किसी परमिशन को लिए उसकी जो भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर किया जाता है, तो एक तरीके से मिसयूज़ ही करना हुआ।
अब बात करते हैं यहाँ पे गिफ्ट एंड इंसेंटिव वर्सेस इन्फ्लुएंस, यानी ऐसे गिफ्ट्स या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कस्टमर को जो उन्हें उनकी बाइंग डिसीजन को क्या अनफेयरली इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो उस चीज़ को खरीदें। जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री वाले ऑफर होते हैं, दिवाली पे निकलते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स पे निकलते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं अनएथिकल बिहेवियर जो कि सेल पर्सनल विथ रिटेल कंज्यूमर, यानी कौन कौन से वो इन अनएथिकल बिहेवियर हैं सेल पर्सनल के रिटेल कस्टमर के साथ। तो इसमें रिटेल कस्टमर के साथ डील करते वक्त सेल पर्सनल कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन यानी प्रोडक्ट प्राइस या पॉलिसीज़ के बारे में फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हाई प्रेशर टैक्टिक्स यानी एग्रेसिव, पुशी या फिर इंटिमिडेटिंग मेथड्स का यूज़ करके कस्टमर को परचेस के लिए फोर्स भी कर सकते हैं। देन फिर आता है विथ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंडीशन या प्रोडक्ट इन लिमिटेशन को डिस्क्लोज ना करना। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। बैट एंड स्विच यानी एडवर्टाइजिंग में एक प्रोडक्ट या प्राइस दिखाना लेकिन सेल्स के टाइम पे दूसरा प्रोडक्ट बेचना। रिबेरी एंड इम्प्रॉपर इंसेंटिव्स यानी ब्राइब्स, किकबैक्स या अनफेयर बेनिफिट्स या बिना बेनिफिट्स देना या फिर एक्सेप्ट करना। देन अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस की। इसमें तो कुछ कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसके एग्जांपल हैं जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की गारंटी देना, एल्डरली कस्टमर पर एक्सपेंसेस या अननेसेसरी इंश्योरेंस खरीदने का प्रेशर बनाना, या फिर लोन क्रेडिट्स जो है उसको ऑफर देना और उसमें हिडन करना, चार्जेस ऑन फीस को छुपा के देना। एंड फिर है सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए गिफ्ट्स या फिर फेवर्स को ऑफर करना। देन फिर कस्टमर डेटा को बिना किसी कंसेंट के, उनके बिना पर्सनल कंसेंट के अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करना। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, अवेलेबिलिटी या परफॉर्मेंस के बारे में फॉल्स क्लेम करना। तो ये सब क्या है, वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ की, इनसे कैसे बचा जा सकता है प्रमोट करने के लिए। इसमें प्रमोट कर सकते हैं एथिकल पर्सनल सेलिंग्स को, जिसमें अनएथिकल बिहेवियर को रोकने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो लेने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। जिसमें पहला आता है एथिकल ट्रेनिंग और अवेयरनेस, यानी एम्प्लॉय को एथिक्स, वैल्यू और कस्टमर राइट्स के बारे में रेगुलरली ट्रेनिंग देनी चाहिए। देन क्लियर पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस बनानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के पास रिटन कोड्स ऑफ कंडक्ट होने चाहिए जिससे जो एम्प्लॉय उन्हें एथिकल स्टैंडर्ड्स समझ आए। देन फिर आता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, जिसमें फोकस सिर्फ सेल्स बढ़ाने पर नहीं होना चाहिए बल्कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको भी साथ साथ सॉल्व करना चाहिए। देन फिर आता है ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी, यानी सारे टर्म्स, कंडीशन और जो भी लिमिटेशन उसको क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए कस्टमर के सामने। देन मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी रेगुलर सुपरविजन करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए एंड और जो भी अनएथिकल बिहेवियर है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। देन फिर आता है इनकरेज एथिकल कल्चर, तो जो लीडर है यानी जो कंपनी का जो ओनर है, ब्रांड का ओनर है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, उसको खुद ही एक एथिकल एग्जाम्पल सेट करने चाहिए ताकि एथिकल बिहेवियर हो जो है उसके पूरे इन्वायरमेंट में, उसके एम्प्लॉयज़ में, जो भी सप्लायर है, रिटेलर है, उनमें सब में जाए। अब बात करते हैं एम्पावर कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पूछने का मौका देना चाहिए। जो भी फेयर रिटर्न पॉलिसीज़ है वो प्रोवाइड करनी चाहिए एंड जो ग्रीवेंस रेड्रेसल है उस सिस्टम को अवेलेबल करना चाहिए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, वो उसको पूछ सके। अब बात करते हैं अभी परफॉर्मेंस इवोल्यूशन की, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सेल्स टारगेट के बेसिस पे ही नहीं रखना चाहिए बल्कि लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे भी इवेल्युएट करना चाहिए, यानी उन्हें उनसे उनकी सारी जो डाउट है उन सबको क्लियर करना चाहिए इस तरीके से। अब एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर पर्सनल सेलिंग से कौन कौन से यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑनेस्टी, यानी हमेशा सच बोले। इंटीग्रिटी, यानी प्रॉमिस और जो कमिटमेंट है उसको पूरा करें। रिस्पेक्ट, यानी जो कस्टमर है उनकी डिग्निटी और उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करें। फेयरनेस, यानी सभी जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इम्पार्शियली बिहेवियर ना करें, फेयरली बिहेवियर करें। एंड फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर के जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसमें ही एक्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें और जो भी है उसको करेक्ट करें। अब बेनिफिट ऑफ एथिकल पर्सनल सेलिंग्स की बात करें तो एथिकल पर्सनल सेलिंग्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिनमें से कुछ हैं जिसमें से जैसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रस्ट है और लॉयल्टी को इससे क्या होता है बिल्ड होती है, एंड ब्रांड इमेज और रेपुटेशन इंप्रूव होती है। जो भी है रिपीटिव बिजनेस और जो रेफरल्स है वो बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो खुश होकर जाते हैं ऐसी ब्रांड से। यहाँ पे जो कंप्लेंट्स और जो लीगल रिस्क है उनको कम करना चाहिए, सस्टेनेबल बिजनेस को ग्रोथ को इंश्योर करना चाहिए, एंड जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है एंड जो प्राइड है उनके प्राइड को इंक्रीज़ करना चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप को जो कि क्या करता है स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड टू वर्ड यहाँ पे पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, और यहाँ पे लीगल और क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एलिगमेंट भी होता है, एंड ओवरऑल जो बिजनेस है उसे सक्सेस मिलती है उसकी कंट्रीब्यूशन में। करते हैं एथिकल गाइडलाइंस की, तो सेल्स पर्सन के कुछ एथिकल गाइडलाइंस होते हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए, जिसमें से है कि वो कस्टमर को मिसलीड या फिर वो कस्टमर को मिसलीड ना करे, उससे फॉल्स स्टेटमेंट ना बताए, एंड कस्टमर की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उससे बचे, एंड जो भी फेयर और लीगल मैथड्स है उसको यूज़ करे, एंड कस्टमर है उसको टारगेट की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह उसे ट्रीट करना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें तो पर्सनल सेलिंग में एथिकल बिहेवियर ट्रस्ट बिल्ड करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस को अचीव करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो
सेल्स पीपल को ऑनेस्टी, फेयरनेस और रिस्पेक्ट के साथ अपना काम करना चाहिए, जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशन, प्रेशर टैक्टिक्स और जो ब्रीबरी जैसे जो शॉर्टकट्स हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड एथिकल सेलिंग्स है वो सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीके से उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। हमारा व्हाट आर द एथिकल डायमेंशन ऑफ प्राइसिंग। एथिकल डायमेंशन ऑफ प्राइसिंग क्या है एंड एक्सप्लेन करना है इसकी कंसेप्ट, प्राइस फिक्सिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग और प्राइस स्कीमिंग को सुटेबल एग्जांपल्स के साथ, और कैसे जो रिटेल मोनोपोलीज हैं वो लार्ज हिट करती है कंज्यूमर्स को किसके थ्रू, अनएथिकल प्राइसिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू, और कौन से यहाँ पे मार्केट डिफेंस है यहाँ पे इससे बचने के लिए। तो अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइसिंग किसी भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एथिकल प्राइसिंग का मतलब है कि प्राइजेस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और वैल्यू बेस्ड हो, एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड नहीं हो। ठीक है। एथिकल प्राइसिंग कंज्यूमर राइट्स और मार्केट जो फेयरनेस है उसकी रिस्पेक्ट करती है, जिससे दूसरी तरफ जो इनएथिकल प्राइसिंग है वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या देती है, कंज्यूमर का नुकसान देती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, कंपटीशन में डिसऑर्ट करती है, एंड इससे लॉन्ग टर्म में जो है जो भी ट्रस्ट है वो डैमेज होता है कंज्यूमर और जो रिटेलर है उसके बीच में, कस्टमर और रिटेलर के बीच में। अब एथिकल डायमेंशन ऑफ प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल डायमेंशन होते हैं, जिसमें पहला है फेयरनेस। तो जो भी प्राइस है प्रोडक्ट का, सर्विस का, उसको एक्चुअल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना चाहिए ताकि सभी कंज्यूमर जो है उसको फेयरली उसको परचेस कर सके। देन अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, जो प्राइस हैं, चार्जेस हैं, जो भी टर्म है, उनको जो भी है क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है उनको पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिल सके। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन एक्सप्लॉयटेशन की। बिजनेस को कंज्यूमर की जो इग्नोरेंस है, इमरजेंसीज है, जो अर्जेंस है, उसको क्या करना चाहिए, अनफेयर एडवांटेज उसका नहीं उठाना चाहिए। देन यहाँ पर ओरिएंटेशन यानी प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है उसको रियल वैल्यू पे ही जो है बेचना चाहिए उसके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्राइस डिसीजन का जो सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो वर्नेबल ग्रुप है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे अनएथिकल प्राइसिंग प्रैक्टिसेस की। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर 3 अनएथिकल प्राइसिंग प्रैक्टिसेस है जिसको हम यहाँ पे समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्राइस फिक्सिंग। तो प्राइस फिक्सिंग तब होती है जब कॉम्पिटिटर्स आपस में मिलकर प्राइस को सेट करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कितना मार्केट में प्राइस चलने वाला है। तो मार्केट जो फोर्स है वो क्या करते हैं, नेचुरली डिसाइड करती है कि कितना देने का, उनको कितने प्राइस में उस सामान को बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी रीजन में 2 सीमेंट कंपनीज हैं, वो जो सीक्रेटली एग्री कर लेती हैं कि जो सीमेंट है लगभग 400 रुपये पर जो है वो पर बैग वो क्या करेंगे, मतलब एक कट्टा जो है सीमेंट का वो 400 रुपये में वो बेचेंगे। तो इससे क्या सीमेंट का कट्टा है वो 400 रुपये से कम का नहीं बेचा जाएगा, चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी ही कम क्यों ना हो जाए। इसका इंपैक्ट क्या होगा, जो कंज्यूमर है उनको हाई प्राइस पे करना पड़ेगा इससे, और कॉम्पिटिशन जो है कंज्यूमर चॉइस का वो रिड्यूस हो जाएगा एंड मार्केट में एफिशिएंसी से आ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रीडेटरी प्राइसिंग की। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग में क्या होता है, कंपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट से भी कम प्राइस पर बेचती है ताकि जो कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट से बाहर हो जाएं। जब कॉम्पिटिटर्स जो है वो एग्जिट कर लेते हैं तब क्या करते हैं, कंपनी उन्हीं प्राइसेस को बढ़ा देती है और मोनोपोली पावर को गेन कर लेती है। मोनोपोली पावर को कैसे, मतलब पूरी मार्केट में सिर्फ वही एक वहाँ पे एक सप्लायर रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ई-कॉमर्स कंपनी है, उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को एक लॉस पर बेचना स्टार्ट कर दिया ताकि जितनी भी स्मॉल रिटेलर्स हैं वो जो है वो कम्पीट ना कर पाए। और जब ये स्मॉल रिटेलर्स हैं मार्केट से बाहर निकल जाते हैं तो यही कंपनी क्या करती है, उन्हीं प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट से उन्होंने तो एग्जिट कर लिया, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग रन में जो कंज्यूमर है उनको एक्सप्लॉयटेशन होगा एंड मोनोपोली से क्रिएट होगी इसके लिए, उस ई-कॉमर्स कंपनी के लिए। अब बात करते हैं प्राइस स्कीमिंग की। प्राइस स्कीमिंग में कंपनी किसी भी नए प्रोडक्ट को इनिशियली बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे लॉन्च करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसका प्राइस रिड्यूस होने लगता है। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन ही ले लेते हैं। मान लो कि स्मार्टफोन है जो 80,000 का लॉन्च हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी जो प्राइस अब कितनी हो गई, 50,000 रुपये हो गई। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, लेस प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर जो है वो उससे क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स, और कई कस्टमर उनको प्राइसिंग जो है वो अनफेयर लग सकती है कि हमने पहले खरीदा तो हमें 80,000 का और जिन्होंने बाद में खरीदा उसको 50,000 का, इस तरीके से। अब बात करते हैं अनएथिकल प्राइसिंग बाय रिटेल मोनोपोलीज एंड मेगा चेन्स। तो लार्ज रिटेलर्स और मेगा चेन्स स्टोर के कई तरह के कंज्यूमर को साथ मिलकर क्या करते हैं, कई तरह के जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जिसमें पहला हाई मार्कअप यानी मार्केट पावर का यूज़ करके वो एक्सेसिवली क्या करते हैं, प्राइस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, हाई कर देते हैं। देन बंडलिंग एंड टाई इन्स यानी जो कस्टमर है उसको अनवांटेड प्रोडक्ट्स या एड ऑन्स खरीदने के लिए वो फोर्स करते हैं। देन फिर आता है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग यानी यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस लिया जाता है बिना किसी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के। देन अब बात करते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग होती है एंड फाइन प्रिंट के थ्रू यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट को छुपाया जाता है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव डील्स विद सप्लायर यानी साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करके दूसरे जो सेलर हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यानी अब बात करते हैं लॉस लीडर स्ट्रैटेजी यानी कुछ प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा सस्ते बेच देते हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें।
अब बात करते हैं लोकेशन एडवांटेज की। तो जो प्राइम लोकेशन पे जो एडवांटेज लेकर कॉम्पिटिशन्स को अवॉइड करना, जैसे जो प्राइम अच्छी जगह है जहाँ पे ज़्यादा भारी मतलब मार्केट एरिया है, वहाँ पे एडवांटेज लेकर कॉम्पिटिशन को अवॉइड करते हैं कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज करके। इन सब प्रैक्टिसेस के रिजल्ट से ये होता है कि जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती, और उसके साथ क्या होता है, एक तरीके से अनफेयर ट्रेड होता है जो कि जिससे उसको सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं मार्केट डिफेंस अगेंस्ट अनएथिकल प्राइसिंग। आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। नोट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को भी बहुत ही ध्यान से देखना है। तो अब बात करते हैं मार्केट डिफेंस अगेंस्ट अनएथिकल प्राइसिंग की। तो अनएथिकल प्राइसिंग को रोकने के लिए यहाँ पे मार्केट में कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें पहले है कॉम्पिटिशन्स लॉ, यानी यहाँ पे एंटी ट्रस्ट और कॉम्पिटिशन्स लॉ को प्राइस फिक्सिंग या फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग जैसे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस जो है उनको रोका गया है। एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट्स यानी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, जैसे इंडिया में जो कॉम्पिटिशन कमीशन है यानी ICCI, उसमें जो अनफेयर प्राइसिंग है, जो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है, उसको मॉनिटर किया जाता है और पेनलाइज यानी उसको पेनल्टी उस पर लगाई जाती है जहाँ भी कोई अनप्रैक्टिस यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस लगती है। देन अब यहाँ पर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर कोर्ट और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि जो कंज्यूमर है उनके साथ अनफेयर प्राइसिंग चैलेंज ना हो और उनकी हेल्प कर सके। अब बात करते हैं मार्केट एंट्री एंड इनोवेशन की। तो न्यू बिजनेसेस और इनोवेशंस को इंकरेज किया जाता है कंपटीशन बढ़ाने के लिए, और प्राइस फेयर, जिससे क्या होता है जो प्राइस है वो फेयर रहते हैं। अब बात करते हैं प्राइस ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स की। तो बिजनेसेस को जो प्राइसिंग, टैक्सेस और जो टर्म है उसको क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ता है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की। तो इसके अंदर जो कंपनीज है वो फेयर प्राइसिंग करती हैं, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करती हैं, जिससे क्या होता है जो कंज्यूमर है उनकी जो भी उनके राइट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ मार्केट डिफेंस एंड एक्शंस की, जिसमें सबसे पहले आता है CCI पेनल्टीज यानी कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया ने सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स और टेलीकॉम सेक्टर्स जैसे सेंट्रलाइजेशंस पर जो है प्राइस फिक्सिंग करने वाली कंपनीज को पेनल्टीज लगाई हैं। एंड अब बात करते हैं ई-कॉमर्स गाइडलाइंस, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सेल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे जो प्राइसिंग टर्म्स है उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है वो ना हो, उसको रोका जा सके। देन फिर आता है कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी ऑनलाइन रिव्यूज़, प्राइस कंपेरिजन टूल्स ऐसे बनाए जाते हैं ताकि जो कंज्यूमर कैंपेन्स चलाए जाते हैं ताकि जो अनफेयर प्राइसिंग है उसको एक्सपोज किया जा सके और इससे कंज्यूमर की हेल्प की जा सके। ऑफ न्यू प्लेयर्स, यानी यहाँ पे न्यू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं और रिटेल चेन्स हैं जो मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाती हैं और कंज्यूमर को बेनिफिट्स देती हैं। अब यहाँ पे कोर्ट इंटरवेंशन, यानी कोर्ट सारी मिसलीडिंग और एक्सप्लॉयटेटिव जो प्राइसिंग करने वाली जो फर्म्स हैं उनको पेनल्टीज लगाई हैं ताकि जो कंज्यूमर है उनको रिफंड और जो कंज्यूमर है उनको रिफंड्स भी दिलवाए हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो एथिकल प्राइस फेयरनेस इंश्योर करती है कि ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, हेल्थी कंपटीशन चलता है या नहीं चलता, उसको सपोर्ट करता है। एंड जो प्राइस फिक्सिंग है एंड जो प्रीडेटरी प्राइसिंग है, प्राइस स्कीमिंग है, इनके जैसे जो इनएथिकल प्राइसिंग प्रैक्टिसेस है, कंज्यूमर को इससे एक्सप्लॉइट होने से बचाता है और मार्केट को नुकसान पहुँचाने से भी बचाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए हैं, इन्फॉर्म किया है जो भी कंज्यूमर है उनको जो इन्फॉर्म किया है कंज्यूमर्स को, उनको अवेयर किया है। एंड एथिकल बिजनेस ने मिलकर फेयर और जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे एक फेयर जो है ट्रेड को स्टार्ट किया है। सो अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका लास्ट क्वेश्चन है एंड आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको सही तरीके से सारे कंसेप्ट अब तक क्लियर हो गए होंगे। ये सभी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड एग्जाम इसको बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर करके जाएं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एग्जाम जब आपका हो जाए तो मुझे एक फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें अपना कि आपका एग्जाम कैसे गया और आपकी कितनी हेल्प हुई इन नोट्स से जो मैंने पढ़ाया इस वीडियो से। तो बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। डिस्कस करना है हमें यहाँ पे एथिकल इशूज़ को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एंड फाइनेंस में, एंड एक्सप्लेन करना है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एंड एम्प्लॉय राइट्स क्या होते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी डिस्कस करना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या है और किस तरीके से इंक्लूसिव वर्किंग इन्वायरमेंट जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। तो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो टैलेंटेड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना है, डेवलप करना है और रिटेन करना है। इस प्रोसेस में फेयरनेस, रिस्पेक्ट और डिग्निटी को इंश्योर किया जाता है ताकि एथिकल HR प्रैक्टिस हो सके, ट्रस्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को प्रमोट किया जा सके। जबकि जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है उसमें डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं एंड रेपुटेशन डैमेज होती हैं। अब सिंपल वर्ड्स में कहें तो एथिकल HRM का मतलब है एम्प्लॉय के साथ फेयर बिहेवियर करना और ऐसे वर्क प्लेस क्रिएट करना ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर सके। अब बात करते हैं यहाँ पे एथिकल इश्यूज़ इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ आते हैं HRM में, जिसमें सबसे पहले आता है फेयर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि बाइसनेस या फेवरेटिज्म ना हो वहाँ पे। देन दूसरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, यानी जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट या डिसेबिलिटी या सेक्शुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को नहीं करना चाहिए। हैरेसमेंट फ्री वर्क प्लेस प्रोवाइड करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन थर्ड
यहाँ पे एम्प्लॉय प्राइवेसी, यानी एम्प्लॉयज़ का जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी प्राइवेसी को जो राइट है उसको रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं फेयर कंपनसेशन की, तो एम्प्लॉय को फेयर वेजेस और बेनिफिट्स मिलने चाहिए ताकि फेयर एंड रिवॉर्ड्स और कंपनसेशन सिस्टम उनको ट्रांसपेरेंट बनाता है। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस की, यानी एम्प्लॉय का जो डेटा है उसका मिसयूज़ है, एक्सेसिव सर्विलेंस जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की, तो एम्प्लॉय जो है उनकी पर्सनल टाइम का जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉय उनको पर्सनल टाइम जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके वेलबींग को प्रमोट करना चाहिए, जो कि क्या है एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात करते हैं एम्प्लॉय राइट्स की, कि एम्प्लॉय के कौन कौन से राइट्स है। पहला है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी जॉब्स, ट्रेनिंग, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, इन सब में क्या है जो एम्प्लॉय है, जितने भी एम्प्लॉय सबको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं राइट टू सेफ एंड हेल्थी वर्कशॉप, यानी एम्प्लॉयज़ जो है उनको सेफ वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए और नेसेसरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, यानी एम्प्लॉय के साथ रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ बिहेवियर होना चाहिए और उन्हें हैरेसमेंट और अब्यूज़ से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी एम्प्लॉय को यूनियन ज्वाइन करनी चाहिए, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए, जहाँ पे उसको इन सब चीज़ों की पूरी फ्रीडम मिलती है। देन फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी रोल्स, पॉलिसीज़, परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन, बेनिफिट्स, इन सब के बारे में यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय के और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देन फिर है यहाँ पे राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी जो एम्प्लॉय है उसको कोई भी कंसर्न राइज करना हो, फेयर मैकेनिज्म हो, उसको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि बिना किसी रिटेलिएशन के वो, बिना किसी डर के वो काम कर सके। अब बात करते हैं एथिक्स इन फाइनेंस, इसके की इशूज़ की बात करें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एथिकल बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग, यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्यूरेट होने चाहिए ताकि जो डिस्क्लोजर है वो ट्रांसपेरेंट हो सके। देन फिर है यहाँ पे फेयर डीलिंग, यानी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए सही तरीके से और मैनिपुलेशन से उनको बचाना चाहिए। देन फिर आता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी कंपनी के जो फंड्स हैं और जो एसेट्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबल, उसका यूज़ सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। देन फिर आता है कॉम्प्लायंस विद लॉज, यानी रेगुलेशंस, टैक्स लॉज और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का क्या है यहाँ पे प्रॉपर कॉम्प्लायंस का यूज़ करना चाहिए। देन फिर आता है यहाँ पे प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड करप्शन, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे होना चाहिए एंड फ्रॉड के उसके लिए यहाँ पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, यानी किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड जो है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंस एथिक्स की, जिसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले आता है इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटी को ऐसे अनपब्लिश और प्राइस इंसेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बाय या सेल करना जिससे पर्सनल प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव को पता है कि कंपनी को फ्यूचर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक होने से पहले क्या करेगा, शेयर्स को खुद ही खरीद लेगा, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाएगा। इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ ये क्या है, एक तरीके का अनफेयर एडवांटेज है और मार्केट इंटीग्रिटी और ट्रस्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है एंड यहाँ पे ये इलीगल है और सेबी रेगुलेशन को वायलेट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब किसी एम्प्लॉय या मैनेजर की जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके साथ प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को भी अफेक्ट किया जाए। इसमें अनबाइस्डनेस डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फाइनेंस मैनेजर अपने रिलेटिव की कंपनी को लोन अप्रूवल करवाता है तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का वहाँ पे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पे बाइस्डनेस डिसीजन लिए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स को नुकसान होता है इससे एंड जो क्रेडिबिलिटी है उसका लॉस होता है और लीगल एक्शन इसमें लेना पड़ता है। अब बात करते हैं अदर फाइनेंशियल एथिकल इश्यूज़ की, जिसमें अर्निंग मैनेजमेंट सबसे पहले है। तो इसमें क्या होता है, जो करना होता है ताकि जो स्टेक होल्डर है उसको, इसमें जो प्रॉफिट है उसको मैनिपुलेट करा जाता है ताकि जो स्टेक होल्डर्स है उसको उनको मिसलीड किया जा सके। देन फिर आता है ब्रीबरी एंड किकबैक्स, यानी अनफेयर एडवांटेज लिया जाता है पेमेंट देने या एक्सेप्ट करने में। फिर आता है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी इलीगल मनी को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ लीगल दिखाया जाता है। फिर आता है टैक्स इवेजन, यानी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यहाँ पे इलीगल टैक्स वगैरह को अवॉइड करते हैं। अब बात कर अब है नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, यानी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के का मतलब जो है अलग अलग बैकग्राउंड में जेंडर, एज, कल्चर, एबिलिटी और एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। बेटर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, इनिशिएटिव्स और बेटर डिसीजन लेने में मदद करती है। एंड हाई एम्प्लॉय इंगेजमेंट की बात करें तो इसमें एम्प्लॉयज़, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू फील करवाया जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उनकी कमिटमेंट ज़्यादा बढ़ती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इम्प्रूव परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे डाइवर्स टीम को ज़्यादा प्रोडक्टिव और अडेप्टेबल माना जाता है। अब बात कर स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांड है और जो इमेज है एंड जो स्टेक होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वो क्या करता है, इंप्रूव करता है। अब बात करते हैं एक्सेस टू वाइडर टैलेंट पूल, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन को जो टैलेंटेड है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैलेंटेड एम्प्लॉय से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और रिटेन करती है, उनकी मदद करती है।
टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें पहला आता है जेंडर डाइवर्सिटी, देन एज डाइवर्सिटी, कल्चरल एबिलिटी, थिंकिंग एंड एथेंटिक डाइवर्सिटी। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को ड्राइव करते हैं। अब बात करते हैं प्रमोटिंग एन इंक्लूसिव वर्क इन्वायरमेंट की। तो इंक्लूसिव वर्क प्लेस क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है लीडरशिप कमिटमेंट, यानी लीडरशिप, यहाँ पे लीडर्स को डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को एक्टिवली सपोर्ट करना पड़ता है, सपोर्ट करना भी चाहिए, ठीक है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी जो जॉब है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, इसमें जो फेयर एक्सेस जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्लूसिव पॉलिसीज़, यानी डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट जैसे कि जो अगेंस्ट यहाँ पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। देन फिर आता है अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, यानी यहाँ पे रेगुलर डाइवर्सिटी सेंसिटिव ट्रेनिंग जो है इस सबको कंडक्ट करवाना चाहिए। देन फिर होता है ओपन कम्युनिकेशन, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करते हुए सभी डायलॉग्स जो भी है, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए। फिर आता है फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर, यानी वर्क लाइफ उसको बैलेंस रखना चाहिए और फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेलिब्रेट डिफरेंसेस, यानी डिफरेंट बैकग्राउंड और आइडियाज़ और कल्चर को रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करना यहाँ पे ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है एथिकल एचआर और फाइनेंस प्रैक्टिस के। तो एथिकल एचआर और फाइनेंस प्रैक्टिस के बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, जिसको मैं आपको समझाती हूँ। एम्प्लॉय, जिसमें सबसे पहला है एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर के बीच में ट्रस्ट को ये बिल्ड करता है। देन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी, इससे क्या होती है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जो है और यहाँ पे जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज़ होती है। एंड लीगल रिस्क और पेनल्टीज़ यहाँ से रिड्यूस होने लगती हैं। एंड जिससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, सस्टेनेबिलिटी है, वो इंप्रूव होती है। एंड पॉजिटिव वर्क जो है वर्क कल्चर और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, इससे क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएट होती है। एंड लीगल टर्म जो है, लीगल टर्म ग्रोथ और स्टेक होल्डर की जो वैल्यू, इससे क्या होता है, उसको सपोर्ट मिलती है। अब जल्दी से कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो एचआर और जो फाइनेंस है उसमें जो एथिकल प्रैक्टिसेस है वो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और सोशल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉय के राइट्स, जो भी एम्प्लॉय के जो राइट हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग और कन्फ्लिक्ट जैसे इंटरेस्ट जो भी अनएथिकल प्रैक्टिस है, इनसे बचने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव को प्रमोट करने का एक फेयर, रिस्पेक्टफुल और हाई प्रमोटिंग वर्क प्लेस ये बनता है। सो आई होप कि आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। पीडीएफ का एक्सेस करने के लिए आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, दोनों में से एक जगह आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। एंड मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भी एफर्ट्स को समझें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे चैनल के लिए। एंड साथ साथ यहाँ पे जो भी है सारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे, आप इनको ज़रूर अच्छे से करके जाएँ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड मेरे टारगेट जो है 1K सब्सक्राइबर का, उसको जल्दी से कंप्लीट करवा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।